आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी महा सीरीज़ में। और दोस्तों, इस महा सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य था कि आपकी तैयारी को एकदम मजबूती दी जाए प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अंतर्गत हमने पॉलिटी, इकोनॉमी के पार्ट कंप्लीट कर दिए। आईआर के वीडियो आपको मंडे से हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करवाए जाएँ। ज्योग्राफी हमारी चल रही है, ज्योग्राफी के अंतर्गत 4 वीडियो हो चुके हैं और अब कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी को जल्दी कवर किया जाए, क्योंकि ज्योग्राफी आपके प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों हमने प्री, क्योंकि अब थोड़ा जो टाइम है वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, इसलिए हमने प्री भी अब स्टार्ट कर दिया। उसके लिए हमने क्रैश कोर्स चलाया है और उसके वीक में आपको 4+4 2 सब्जेक्टों के 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसमें एक वीक इसकी कंप्लीट हुई है, जिसमें 4 वीडियो हमने आपको दे दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो ज़रूर देखें, वो आपका रिवीजन करवाएंगे, आपको बताएंगे कौन से टॉपिक है जहाँ से प्री के क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए उन सब्जेक्टों को आप ज़रूर देखें। इसके अलावा आपकी मेंस की तैयारी के लिए चीज़ें चल रही है। मेंस के तैयारी के लिए आपकी आंसर राइटिंग चल रही है। आप आंसर राइटिंग में, आज हम आंसर राइटिंग को डिस्कशन करेंगे शाम को, तो आज हम क्वेश्चन भी शेयर करेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन जरूर लिखें। तो इसी महा सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज ज्योग्राफी है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। इसमें अभी तक हम पृथ्वी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, 2 चीज़, एक तो पृथ्वी का इतिहास और एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इतिहास जानने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि पृथ्वी के इतिहास की अगर बात करेंगे तो क्या क्या काल है, अलग अलग समय पर अलग अलग काल थे, और उन कालों की बेसिक उत्पत्ति या बेसिक घटनाएं उसको जानेंगे। ठीक है ना, बेसिक उत्पत्ति या बेसिक चीज़ें उनको जानेंगे अच्छे से, ताकि जो आपके प्री के लिए और मेंस के लिए जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ आ सके। तो अब थोड़ा सा हम इसके काल जानेंगे, इतिहास का थोड़ा सा काल में एक काल का क्रम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इतिहास को बड़े जो पीरियड में माना गया है उसको बोले ईयान। ईयान यानी बड़ा पीरियड। ईयान को छोटा पीरियड में अगर डिवाइड किया गया है तो एरा, और एरा से छोटा पीरियड रखा गया है, उसको कल्प बोला गया है। तो ऐसे बोला गया कि ईयान एक बड़ा है, इसके अंदर एक एरा होता है और इसके अंदर भी एक पीरियड होता है। इसके आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति, क्योंकि लॉन्ग टाइम होता है तो उसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करने के लिए इस आधार पर बांट दिया गया। अर्थात ईयान बड़ा, एरा उससे छोटा और पीरियड एंड कल्प उससे छोटा। यह आपको ध्यान होना चाहिए। थोड़ा सा प्री में स्टेट इनका क्रमिक रूप से पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय इनका क्या क्या रोल रहा, किस तरीके से हम ये चीज़ देख सकते हैं और किस तरीके से इनका सीक्वेंस है, पहले एरा आएगा या महाकल्प आएगा, कल्प आएगा या ईयान आएगा। तो पृथ्वी को देखा अगर हम कालों में विभाजित करें, जैसे प्रोटेरोजॉइक काल, ये एक पहला काल है, यानी कि पूरा बड़ी लेवल पे इस काल को विभाजित किया है। इसके अंतर्गत अन्य छोटे छोटे कालों में पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए जो पूरा क्रोनोलॉजिकल टाइम है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के किस तरीके से वहाँ जीव जंतु किस किस काल में आए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले एक आता है पूर्व कैम्ब्रियन काल। आपसे कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्व कैम्ब्रियन काल। देखो टाइम कब है इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूर्व कैम्ब्रियन काल कितने लाख वर्ष पूर्व था या कितने करोड़ वर्ष पूर्व था, ये क्वेश्चन नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि ये आपके प्री के लिए कि इसमें क्या हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इस काल की अगर हम बात करें प्री कैम्ब्रियन काल की, तो इसके अंतर्गत जोड़ों वाले जीव हैं जो सबसे पहले आए पृथ्वी पर। नील, हरित, शैवाल, एक कोशीय जीवाणु, ये आए सबसे पहले, और महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ और महासागरों की वजह से वायुमंडल में CO2 का उद्भव हुआ। तो ये प्री कैम्ब्रियन काल था, जिसमें पहली बार थोड़ी सी पृथ्वी पर जीवन की संभावना इनिशिएट हो रही है, प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले नील, हरित, शैवाल है, एक कोशीय जीवाणु, ये सबसे पहले पृथ्वी पर, अगर कोई भी पृथ्वी पर पहली बार आएंगे तो यही आएंगे, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत सिचुएशन में ही अपनी उत्पत्ति कर लेते हैं और अपना ग्रोथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आए अभी तक। इसके बाद अगर हम आगे देखें पैलियोजोइक काल को, इसको भी कई बड़े कालों में विभाजित किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक है परमियम काल। परमियम काल में रेंगने वाले जीव और जल स्थलचर वाले उभयचर जीवों का भी धीरे धीरे विकास हुआ। सबसे पहले आपको सभी को पता है कि जीवन संभव हुआ पानी के अंतर्गत, और पानी से धीरे धीरे स्थल की ओर आ रहा है, जल से धीरे धीरे स्थल की ओर आ रहा है। तो परमियम काल में रेंगने वाले जीव, ये कई बार पूछा गया है रेंगने वाले जीव किस काल से संबंधित है, तो परमियम काल है। पैलियोजोइक के अंतर्गत, परमियम के अंतर्गत इसका विकास हुआ। इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस में कोयले की जो चट्टान, जितनी भी कोयले की चट्टानें मिलती है वो इसी काल की मिलती है, और रीढ़ वाले जीव है उनका धीरे धीरे विकास हुआ। तो
धीरे धीरे आपको ये बताया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति में जो जीव जंतु है इन सबका विकास किस तरीके से हो रहा है, कैसे इनकी उत्पत्ति हो रही है, ताकि ये सभी चीज़ें आगे से आ सकें। तो इसलिए कार्बोनिफेरस काल में ये हुआ। इसके बाद डेवोनियन काल आया, इसमें उभयचर स्थली उभयचर वाले जीव और ज़्यादा आगे आगे। अभी तक तो उभयचर जीवों का यहाँ थोड़ा सा विकास हुआ पर्मियन काल में, इसमें बहुत तेज़ गति। डेवोनियन काल में और ज़्यादा आगे से मतलब बड़ी मात्रा में इनकी संख्या बढ़ी। इसके बाद आया प्रवालवादी या जिलरियन काल। इसमें पहली बार स्थल पर पौधे के चिन्ह मिले, यानी कि स्थल पर जीवों का जो जीव जंतु पेड़ पौधे की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे इस काल में हुई। इसके बाद ऑर्डिविशियन काल में मछली आई। मछली का जो आविष्कार है वो मतलब मछली का उत्पत्ति ऑर्डिविशियन काल में मानी जाती है। और कैम्ब्रियन काल में स्थल पर जीवों का अभाव, बिना रीढ़ वाली हड्डी वाले समुद्री, यानी कि कुल मिला के कि स्थल पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें पेड़ आए जलरियन वाले में। कैम्ब्रियन काल में जीव है वो स्थल पर आने लगे, धीरे धीरे विकास हो रहा था पृथ्वी का। ये कार्बन डेटिंग पद्धति है, विभिन्न तरह की चीज़ों से पता लगाया कि ऐसी पृथ्वी का उत्पत्ति हुई। इसके बाद पृथ्वी का अगला काल देखें मेसोजोइक। मेसोजोइक काल को अगर हम देखें, देखो इसमें ये क्या है, ऐसे विभाजित किया गया कि जैसे आपका महाकल्प हो गया, ये जैसे ये पूरा ये हो गया ईयान, ये पूरा ये हो गया आपका एरा, ठीक है ना। इसी प्रकार ये हो गया पैलेओजोइक, इसी प्रकार इसका ये इसका देखो ये प्रोटोरोजोइक के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं, ठीक है ना, जितना भी हम पढ़ रहे हैं। अब मेसोजोइक के अंतर्गत ये सब आएंगे। तो इस तरीके से इनको विभाजित किया गया है कि ईयान, महाकल्प और कल्प। तो अगर इनकी बात करती है महाकल्प और ये है कल्प, ठीक है। तो अगर मेसोजोइक की बात करें तो क्रेटिशियस काल। क्रेटिशियस काल में डायनासोर की विलुप्ति हुई। इस दौरान डायनासोर है वो विलुप्त हुए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जूरासिक काल पहले आएगा जिसमें डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी, और क्रेटिशियस काल में डायनासोर की विलुप्ति हुई थी, ये बाद में आएगा। ट्रायसिक काल में मेंढक और ये प्री के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा नहीं, ये देखो इनको याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, ज़्यादा नहीं, इनसे सरसरी निगाह से जाना है कि जूरासिक काल कब आया, ये किस मेसोजोइक काल का है या पहले जूरासिक आया, ये थोड़ा क्रम ध्यान रखना इनका। अगर आप टाइम भी ध्यान नहीं रख सके तो कोई दिक्कत नहीं है, सिक्वेंस ध्यान रखना है कौन पहले है, ध्यान रखना पहले जूरासिक आया फिर क्रेटिशियस आया। इसके बाद सेनोजोइक, जिसे तृतीय युग की हम जानते हैं, टर्सरी काल की बात करें सेनोजोइक में, इसमें बहुत सारी चीज़ें उत्पत्ति हुई, जैसे प्लायोसीन। प्लायोसीन में आरंभिक मानव जीवन का मनुष्य है वो प्लायोसीन के जो मनुष्य के पूर्वज हैं उनकी उत्पत्ति सामान्यतः प्लायोसीन काल से मानी जाती है। इसके बाद मायोसीन, इसमें वन मानुष, फूल पौधे वाले वृक्ष भी, वन मानुष भी हो गए, फूल वाले वृक्ष भी आ गए। इसके बाद अलिगोसीन, इसमें मनुष्य में मिलता जुलता रूप धीरे धीरे मनुष्य की, यानी कि पहले वन मानुष तो धीरे धीरे मनुष्य की ओर कन्वर्ट होता जा रहा था, आपको पता धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था। इसके बाद ईओसीन, इसमें खरगोश जैसी चीज़ें आ गई, और पैलिगोसीन इसमें ही आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आपको एक एक चीज़ें वो ध्यान रखनी है इसमें कि क्या क्या आया। और उसमें एक चीज़ थोड़ा सा इसमें कम लिखी हुई है, यहाँ अगर प्लायोसीन की बात करें तो यहाँ रॉकीज और एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है इनका विकास इस दौरान हुआ था। इसके बाद हिमालय का विकास हुआ। हिमालय में सबसे पहले आप जानते हैं कि हिमालय का विकास भी अगर देखें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का विकास हुआ, फिर आया ग्रेट हिमालय, फिर आया मध्य हिमालय, और फिर आया आपका शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से इस काल में आपका ट्रांस हिमालय हुआ, एलियो काल में ग्रेट हिमालय हुआ, ईओसीन काल में मध्य हिमालय हुआ, और पैलियोसीन में शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो थोड़ा सा इसके मतलब रॉकीज और एंडीज के बाद है, और हिमालय की सबसे नई श्रृंखला है शिवालिक पर्वत के श्रृंखला हिमालय की सबसे नई है, और ये बलित और नव श्रृंखला है, इसलिए हिमालय में आप देखा होगा भूस्खलन की सिचुएशन ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि नई श्रृंखला है तो नई का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ होता है, इसलिए तो इस दौरान हमारे हिमालय की उत्पत्ति भी हुई है। चतुर्थ काल को बोला जाता है, इसमें मुख्य रूप से मानव, आधुनिक मानव है वो उसके रूप में आ गया था चतुर्थ काल के अंतर्गत, वो ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। चतुर्थ काल में मानव रूप है वो आया, तो इसमें चीज़ बताइए। देखो बेसिक से क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको इतिहास के बारे में जो जोग्राफिकल क्रोनोलॉजिकल है इसमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा काल किस समय आया था, ताकि ये आपके सीक्वेंस का पता होना चाहिए और उस काल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घटित हुई। इसके बाद आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की जरूरत। देखो हमें क्या करना है कि भाई पृथ्वी के बारे में अगर स्टडी करना है, पृथ्वी की अगर हमें स्टडी करना है तो उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण है उसकी आंतरिक संरचना को जानना। अब आंतरिक संरचना अगर हम बात करें तो आंतरिक संरचना का मतलब पृथ्वी अगर है तो इसके अंदर गहराई तक हम जानना। अब पृथ्वी की गहराई तो कितने किलोमीटर है, लगभग मानते हैं कि 7000 किलोमीटर से ज़्यादा पृथ्वी का मोटाई या आकृति गहराई मानी जाती है, लेकिन जस्ट एक अनुमान है
अभी तक हम फिक्स पता नहीं पृथ्वी कितनी गहराई तक है। अब देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर हम जानना है अंदर, तो हम दो तरह से जान सकते हैं। एक स्रोत होते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, इनको डायरेक्टली हम देख करके पता लगा सकते हैं, और एक स्रोत होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष स्रोतों में, तो प्रत्यक्ष स्रोतों का मतलब पृथ्वी के अंदर उसको देखे या उसको जानना, ऐसी चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो प्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से हम ज़्यादा नहीं देख पाते, क्योंकि ज़्यादा गहराई तक हम नहीं जा पाएंगे, हमारी पहुंच नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो हम बहुत ज़्यादा गहराई तक जा करके पृथ्वी की स्टडी कर सकें। दूसरा है अप्रत्यक्ष। इसलिए कुछ हम विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पृथ्वी का आंतरिक स्ट्रक्चर है कैसा। पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर और उसकी जो स्टडी है वही क्या है, जूलॉजी है, हम भूविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए सबसे पहले हम प्रत्यक्ष स्रोतों की बात करते हैं, लेकिन अधिकतर जानकारी है वो अप्रत्यक्ष स्रोतों से मिलती है। क्योंकि प्रत्यक्ष स्रोत इसलिए क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष के माध्यम से ज्ञान बहुत सीमित है, या उपकरण हमारे पास ऐसे नहीं है जो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में जाकर के डायरेक्टली हम उसके स्ट्रक्चर को देख सकें। अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में हम भेजते हैं, जैसे मंगल, मतलब वायुमंडल में तो हम मंगल ग्रह पे भेज दिया, चंद्र ग्रह पे भेज दिए, धीरे धीरे वहाँ स्टडी कैमरा लगाकर कुछ स्टडी तो वहाँ से कर रहे हैं हम डायरेक्टली। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तो आप किसी प्रकार का कोई सैटेलाइट भी नहीं भेज सकती। ज़्यादा आप गहराई भी करोगे, ज़्यादा 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक गहराई कर सकते हो, तो आप पृथ्वी के अंतर तक नहीं जान सकते। इसलिए पृथ्वी का जो हम जानने के स्रोत किए जा सके वो नॉर्मली विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। इसमें एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। अगर हम प्रत्यक्ष स्रोतों की हम बात करें तो प्रत्यक्ष स्रोतों में हम थोड़ा सा देखते हैं, जैसे भूकंप की माध्यम से हम थोड़ा अनुमान लगाते हैं, उल्कापिंडों के माध्यम से, खनन के माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से हम थोड़ा प्रत्यक्ष स्रोत है इनके माध्यम से लगाते हैं, क्योंकि कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के अपनी ओर से मानव अपने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चलाना चाहता है, जिसमें आपने देखोगे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के मतलब समुद्र के अंतर्गत गहराई करके ड्रिल चला करके अंदर गहराई तक के कुछ हम खनिज, कुछ चीज़ों को निकालते हैं, वहाँ से कुछ अवशेष निकालते हैं और उनके आधार पर उनकी स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर का बना हुआ है, ठोस, द्रव, गैस, कौन कौन से यहाँ पर आयरन पाए जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर मिनरल पाए जाते हैं, उनके बारे में। इंटीग्रेटेड ओशन की अगर बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी ड्रिलिंग है जो आर्कटिक महासागर की, लगभग 12 किलोमीटर तक ही हम गहराई कर सकें, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट इतने ही ज़्यादा कर सकते हैं। तो 12 किलोमीटर तक की स्टडी करके क्या करेंगे, पृथ्वी के तो लगभग 7000 किलोमीटर तक अनुमान माना जाता है कि इतनी गहराई है, लगभग 6371 मानी जाती है नॉर्मली, 6371 किलोमीटर तक। तो इतनी गहराई तक आप स्टडी करोगे पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको अप्रत्यक्ष स्रोतों पर जाना ही पड़ेगा। एक थोड़ा ये प्रोजेक्ट थोड़ा ध्यान रखना कि कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये आपके प्री में पूछ लेते हैं कभी। एक है इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो ड्रिलिंग के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की बात करता है। ये जो तरीके हैं ना, ये डायरेक्ट रिसोर्सेज है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की बात करते हैं, जिसमें एक जर्मन रिसर्च सेंटर द्वारा एक काम किया जा रहा है, भारत भी इसमें सहयोग है और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानें। लेकिन ये प्रत्यक्ष स्रोत है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए थोड़ा हमारा अनुमान बता सकते हैं। इसमें एक है टेम्परेचर, एक है दबाव और एक घनत्व। इनके आधार पर थोड़ा हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर की, मैं बात करूं अगर सबसे पहले, तो देखो पृथ्वी में एक चीज़ खास बात है, ये आपके प्री में, ये हर जगह आपके कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए। पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने पर टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ये माना जाता है कि पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकला हुआ लावा और गैस, ये किस बात की पुष्टि करते हैं, क्योंकि हम जब ज्वालामुखी लावा निकलता है तो पृथ्वी की गहराई से निकलता है, बहुत गर्म होता है, तो उससे हम ये अनुमान लगाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम देखें तो ये कहा गया कि हम पृथ्वी के सतह से लेकर के आंतरिक गहराई तक जाते हैं तो प्रति 32 मीटर पर 1 सेल्सियस डिग्री तापमान बढ़ता है। ध्यान रखना, इसलिए ये बोला गया है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जाने पर तापमान बढ़ता है, क्योंकि और कितना बढ़ता है, एक अगर हम 32 मीटर गहराई पे गए तो लगभग 1 सेल्सियस तापमान है वो बढ़ जाएगा। अभी तापमान बढ़ने के बाद हम देख लेते हैं कि कैसे बढ़ता है। देखो जैसे ये सतह है, सतह से जैसे हम गहराई पे जाएंगे तापमान बढ़ता रहा, तापमान बढ़ता रहा, तापमान, और इसके अलावा ये तापमान यहाँ तक जाता है, तो तापमान बढ़ रहा है। लेकिन तापमान बढ़ने की जो दर है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। बोला जाए कि सतह पर दर थोड़ा ज़्यादा है कि 32 मीटर जाने पर एक बढ़ जाता है, आगे थोड़ा नीचे जाएंगे तो 40 जाने पर हो सकता है, आगे जाएंगे तो 1 किलोमीटर पर 1 मीटर, 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री बढ़े, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की जो दर है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन आखिरकार एक क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि टेम्परेचर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर बढ़ता क्यों है। तो
तो उसके कुछ कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान रखना। एक तो सबसे बड़ी बात है, चट्टानों के भीतर रेडियोधर्मी विघटन होता है। जो रेडियोधर्मी है चट्टान है, भीतर में आपस में विघटन करती है और उसकी वजह से उनसे कुछ ऊर्जा निकलती है। दूसरी, आंतरिक और बाह्य, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का भार ये भी क्रियाएं करते हैं। इसके दबाव की वजह से भी टेम्परेचर वहाँ बढ़ सकता है और रासायनिक प्रक्रियाएं होती है कुछ उसकी वजह से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम बोल रहे हैं इसमें, जब हम बता रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर आंतरिक संरचना पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, अर्थात पृथ्वी के लगभग हम 3000 किलोमीटर तक अंदर जाए, तो इसका मतलब टेम्परेचर इतना बढ़ जाना चाहिए कि हर चीज़ को गला करके लिक्विड फॉर्म में कर दे। टेम्परेचर इतना बढ़ जाना चाहिए कि हर चीज़ को गला करके लिक्विड फॉर्म में कर दे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो आखिरकार क्या कारण है कि ये जो अवधारणा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो बोला गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ये बात सही। अर्थात टेम्परेचर बढ़ता है तो 5-6 हज़ार किलोमीटर तक जाने पर पूरा ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जो कि टेम्परेचर तो ठोस को द्रव में कन्वर्ट कर देता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये अनुमान थे कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर पूरा ठोस द्रव और गैस में कन्वर्ट होना चाहिए। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो कारण क्या है? बोला गया कि दबाव भी पृथ्वी के क्षेत्र केंद्र से जाने पर अधिक बढ़ता रहता है। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि दबाव, एक चीज़ और है कि दबाव भी सतह से केंद्र की ओर जाने पर अधिक बढ़ता है। ठीक है, धात्विक आंतरिक कोर की चट्टानें अधिक, फिर भी ये कहा जाता है कि जो कोर है हमारी धात्विक आंतरिक कोर है वो चट्टानें ठोस अवस्था में। अर्थात टेम्परेचर की बात करें हम, तो अगर हमारा आंतरिक भाग में जाने पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो ठोस अवस्था में कैसे मिल गया ये चीज़ें। तो ये कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा कारण बताया जाए कि प्लास्टिक, ये कहा जाता है कि प्लास्टिक अवस्था इसलिए इसमें लचीलापन होगा, जहाँ जहाँ प्रेशर कम रहेगा वहाँ टेम्परेचर के कारण चट्टानें पिघल जाती है और बन जाता है। जैसे इसमें ज्वालामुखी की बात बोली गई है कि ये बात तो सही है कि नीचे जाने पर टेम्परेचर है वो बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर का बढ़ने की एक सीमा है, क्योंकि यदि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता तो नीचे लिक्विड फॉर्म होनी चाहिए, जबकि लिक्विड नहीं, ठोस अवस्था। तो इसका अनुमान है कि नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ने की कुछ सीमा है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ बोलते हैं कि टेम्परेचर के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, लिक्विड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में लिक्विड फॉर्म नहीं है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि टेम्परेचर किस तरीके से थोड़ा समझने में सहायता कर सकता है। तो समझने में सहायता है कि जैसे जैसे अंदर जाएगा पृथ्वी जो लावा बन के आ रहा है, उसका मेन कारण है टेम्परेचर बढ़ रहा है, थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा कम है, तो वो वस्तु पिघल जाती है और लावा का रूप ले लेती है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर का बढ़ना आपको बेस्ट रिसोर्स के रूप में नहीं आ सकता, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ पा रहा। आज तक इसकी स्टडी नहीं हो पाई कि पृथ्वी की टेम्परेचर के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते। इसके बाद लोग बोलते हैं कि दबाव के आधार पर लगाओ। तो बोला जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जाने पर दबाव बढ़ता है, गहराई जाने पर, क्योंकि गहराई जाने पर आप दबाव, क्योंकि पृथ्वी ऊपरी सतह का जो औसत एवरेज निकालोगे तो 3 इसकी जो इकाई है दबाव की वो आता है, और नीचे जाओगे तो लगभग 9.9 के समथिंग या 10 के समथिंग पॉइंट। तो इससे एक अनुमान तो है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर दबाव बढ़ता है। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में पदार्थ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही भारी हो जाती है, बात सही है। तो ये दबाव बढ़ने का एक कारण तो यह कि हो सकता है कि दबाव बढ़ने का मेन कारण यह कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर एक सीमा तक दबाव बढ़े, लेकिन दबाव के माध्यम से किस सीमा तक बढ़ रहा है, अगर बढ़ी रहा है तो किस सीमा तक बढ़ रहा है, किस लेवल पे बढ़ रहा है, इसको हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाते। इसलिए इससे भी हम एग्जैक्टली इसका स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो ये था पृथ्वी का दबाव। अब इसमें एक चीज़ और है, हमें एक वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए होना चाहिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों में एक समान पृथ्वी के केंद्र से कम दूरी के कारण ध्रुवों पर जी का मान, देखो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है कि ये अक्षांशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जी का मान अक्षांशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि इसमें अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल में साइन थीटा लगता है ना, अगर आपने पढ़ा होगा, और साइन थीटा का मान विषुवत रेखा पर 0 होता है और 90 डिग्री पर उसका मान बढ़ जाता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा, और द्रव्यमान के अनुसार परिवर्तन पृथ्वी की। अब ये एक दूसरी बात, जी जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये द्रव्यमान के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी द्रव्यमान की भिन्नता है। इसके कारण कई लेवल पर कई जानकारी, हम थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जानकारी का पता लगा सकते हैं कैसे कैसे इसमें करना है, लेकिन ये ज़्यादा एग्जैक्टली इसकी जानकारी नहीं दे पाते। इसके बाद आता है घनत्व का सिद्धांत। अब देखो घनत्व, देखो
घनत्व क्या कहता है कि पृथ्वी के औसत घनत्व ये इतना है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आश्चर्य और दूसरी बात सतह का घनत्व कितना है, इतना। अर्थात अनुमान ये है कि पृथ्वी का पूरा घनत्व इतना है और ऊपर सतह का घनत्व 2.7 है। तो इससे अनुमान है कि नीचे जाने पर घनत्व बढ़ा है, तभी तो एवरेज बढ़ा है टोटल। अर्थात घनत्व बढ़ता है, परंतु पृथ्वी की आंतरिक भाग में चट्टानों का घनत्व 8 से 10 है, ये बात सही है। लेकिन भूकरण जो मध्यवर्ती हिस्सा है घनत्व के कारण पृथ्वी के केंद्र में भारी धातुओं का उपस्थिति, तो ये बात तो है कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में जाने पर घनत्व भी बढ़ता है और घनत्व बढ़ने की एक दर है ना। लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं पता पाए कि किसका घनत्व कितना है। तो बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि घनत्व है वो बढ़ता है, एक सीमा तक है वो बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद वो पता नहीं लगा सकता कि हमें घनत्व कितना बढ़ा और कैसे बढ़ा। तो ये पृथ्वी के बेसिक कुछ जानकारी थी पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए। लेकिन पृथ्वी के इन स्रोतों के माध्यम से हम एग्जैक्टली पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्ट्रक्चर को नहीं बता पाए। इसके बाद ठीक है, इसके बाद पृथ्वी के प्रत्येक स्रोतों पर जाते हैं हम, और प्रत्येक स्रोतों में एक है उल्कापिंड। दोस्तों उल्कापिंड जब आपने देखा होगा कि किसी जो हमारे ब्रह्मांड में रहती है और कोई हिस्सा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाता है तो पृथ्वी पे नीचे आकर के भी गिर जाता है। आपने देखा होगा कई जगह बड़े उल्कापिंड आके गिरे हैं तो बहुत बड़ा खड्डा कर दिया है, यानी कई जगह तो छोटे छोटे सागरों तक का निर्माण कर दिया उल्कापिंडों ने। अब चूंकि ये माना जाता है कि जब ब्रह्मांड बना था तो ब्रह्मांड एक ही स्रोत से बना था और उसी रिसोर्सेज से हमारे सारे ग्रह उपग्रह उल्कापिंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी उसी से बनी है। तो चूंकि उल्कापिंड जिस स्ट्रक्चर जिस पदार्थ से बना होगा संभावना बताई जा रही है कि उसी पदार्थ से पृथ्वी बनी होगी। तो चूंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग का हम अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन हम उल्कापिंड को जाकर तो स्टडी कर सकते हैं। तो उल्कापिंड के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का हर लेवल पर स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। इसलिए यह कहा गया है क्योंकि सभी का एक प्रकार से हुआ, इसलिए विश्वसनीय स्रोतों के रूप में हम मान सकते हैं कि उल्कापिंड का स्टडी करेंगे तो थोड़ा बहुत पृथ्वी की स्टडी का पता लगा सकते हैं। अधिकतर उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण जल जाते हैं। भारी उल्कापिंड जिनका केवल भारी हिस्सा जल पाता है, किसी प्रकार के उल्कापिंड पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमारे पास आ जाते हैं जिनके माध्यम से हम स्टडी कर सकते हैं। ये धात्विक और चट्टानी उल्कापिंडों का परीक्षण किया जाता है और नीफे से बने होते हैं। तो इस पृथ्वी की उत्पत्ति के अंतर्गत हमने प्रत्यक्ष स्रोत देखे, अप्रत्यक्ष स्रोत देखे। अब कुछ स्रोत और देखते हैं, प्राकृतिक स्रोतों की बात करें जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में काम कर सकते हैं। इसमें एक है भूकंपीय तरंग है। देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने जैसे देखा कि देखो अगर आप इसको देख सकते हैं, ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा थे, ये नोट्स आपके समझने के लिए ज़्यादा आएंगे तो इन नोट्सों को आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो देखो अगर हम बात करें इसमें जानकारी स्रोत, तो प्राकृतिक स्रोत भूकंप, ज्वालामुखी और उल्कापिंड हो गए, और ये अप्राकृतिक घनत्व, इनको नॉर्मली अप्रत्यक्ष स्रोत बोलते हैं, इनको प्रत्यक्ष स्रोत बोलते हैं, ठीक है ना। और अप्रत्यक्ष स्रोत तो घनत्व, तापमान और दबाव के माध्यम से हम काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश की। जैसे घनत्व के माध्यम से दोबारा और बता देता हूँ कि क्रस्ट का घनत्व 3.9 ग्राम सेंटीमीटर घना है। लेकिन जब टोटल क्रस्ट क्या है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है और संपूर्ण पृथ्वी का 5.5 है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व बढ़ रहा है। लेकिन घनत्व बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर दबाव बढ़ता है, हो सकता है दबाव की वजह से घनत्व बढ़ जाए। दूसरा, पृथ्वी के आंतरिक भाग हो सकता है कि निर्माण भारी चट्टानों से। दो अनुमान लगा सकते हैं हम। ये देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग का अनुमान लगाने के लिए जो घनत्व है हमारा, वो दो अनुमान लगा सकते हैं। या तो आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व बढ़ रहा है, तो एक कारण हो सकता है कि ऊपरी सतह का दबाव की वजह से निचली सतह का दबाव बढ़ रहा है और दबाव की वजह से घनत्व बढ़ रहा है। एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि नहीं, हो सकता है नीचे की सतह का, नीचे की जो चट्टान है उसका स्ट्रक्चर ही अधिक हो। तो इस आधार पर अनुमान लगा रहे हैं, एग्जैक्टली पता नहीं। एक तो ये। दूसरा, अगर तापमान के आधार पर देखें तो पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर, मैंने पहले बताया था आपको इस वीडियो के शुरू में कि 1 सेंटीमीटर बराबर 32 मीटर, मतलब 32 मीटर गहराई पर जाने पर आपका 1 सेल्सियस डिग्री तापमान बढ़ जाता है। और उसके कारण भी हमने बताए। तो 100 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर इसका मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस जाना चाहिए अगर हम इसके आधार पर अनुमान लगे तो। लेकिन सभी, और इसका मतलब है कि अगर 3000 डिग्री हो जाएगा तो सभी पदार्थ गल जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है गलने का भी, अगर नीचे दबाव बढ़ रहा है, दबाव की वजह से जो गलनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु वह बिंदु होता है जो ठोस को द्रव में, टेम्परेचर का वह पॉइंट जहां ठोस द्रव में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, उसे बोलते हैं गलना। अब मान लें कि जैसे कोई पदार्थ पहले 10 डिग्री टेम्परेचर पर गल रहा था, हो सकता है दबाव की वजह से 50 डिग्री टेम्परेचर पर गले, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। तो ये बताया कि गलनांक बढ़ जाता है। तो अर्थात इससे ये बोला गया है कि जस्ट एक आपको समझाने की कोशिश की गई है कि टेम्परेचर और घनत्व पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी इसी की लिखी गई है, इसको आप देख लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्राकृतिक स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति जानने के लिए प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हो गया एक
भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंगें के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये किस प्रकार से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में सहयोग करेंगे। और ये दूसरी बात, भूकंपीय तरंगें आपके प्री के मेंस के आपका स्टैटिक पार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर सबसे पहले 3-4 जो भूकंप से जुड़ी घटनाएं होती हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। एक होता है फोकस और एक होता है एपिसेंटर। फोकस जिसको बोलते हैं भूकंप मूल, और एपिसेंटर जिसको बोलते हैं अधिकेंद्र। एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें, एपिसेंटर और फोकस दो शब्द ध्यान रखना, ये शब्दों को लेकर के प्री में भी कई बार स्टेटमेंट आते हैं, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, और कई बार आप लिखते टाइम भी आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब भी क्या है। देखो, फोकस का मतलब है पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में, पृथ्वी के अंदर जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, उस क्षेत्र को बोलते हैं हम फोकस। ध्यान रखना, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में और सतह, और दूसरा एपिसेंटर पृथ्वी के धरातल पर जहां पर सबसे पहले फील होती है, उनको बोलते हैं हम अधिकेंद्र। ध्यान रखना दोनों में। फोकस यानी पृथ्वी का अंदर का वह पार्ट जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें निकलती है, वो कहलाती है आपका फोकस। और धरातल का वह पार्ट जहाँ सबसे पहले फील होती है सतह पर, सबसे पहले उनका प्रभाव दिखता है, वो कहलाती है आपकी अधिकेंद्र। ठीक है, तो ये बेसिक दो टर्म आपको पता चाहिए। भूकंपीय तरंगें यानी भूकंप की उत्पत्ति के दौरान भूकंपीय ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न होने वाली जो तरंगें होती है, उनको बोलते हैं भूकंपीय तरंगें। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है कायिक तरंगें और एक होती है धरातलीय तरंगें। कायिक तरंगों को हम बॉडी वेव के नाम से भी जानते हैं। ये होती है, इसमें ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती है और ये पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है, धरातलीय तरंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है द्वितीय। इनको पी तरंग बोलते हैं, इनको एस तरंग बोलते हैं, और ये धरातलीय तरंग होती है तो इनको एल तरंगों के नाम से जाना जाता है। अर्थात भूकंप की 3 तरंगें होती है, 3 प्रकार की तरंग होती है, और इनको इनकी विशेषताओं के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब इनकी विशेषताएं हम देखेंगे और उससे कुछ आधार पर हम अनुमान लगाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अगर हम प्राइमरी जो तरंगों की बात करते हैं, इसका ध्यान रखना, इसकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। पीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी कई जगह काम आता है। प्राइमरी तरंगें वो होती है जो उत्पन्न सबसे पहले होती है भूकंप के फोकस में। ध्यान रखना, फोकस में जो तरंगें आएंगी सबसे पहले वो कौन सी होंगी? प्राइमरी तरंगें। क्यों? ये सबसे पहले फोकस में उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंगें कौन सी है? प्राइमरी। ध्यान रखना, इनकी गति सर्वाधिक होती है, बहुत तेज स्पीड से होती है। जब सबसे पहले ओरिजिन होता है पृथ्वी का आंतरिक संरचना में, बहुत तेज गति से इनकी उत्पत्ति होती है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी यानी इनका प्रभाव या इनकी तीव्रता बहुत कम होती है। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में होती है, तो इनकी चट्टानों के संगठन की वजह से ज़्यादा प्रभाव नहीं हो पाता, तो इनकी तीव्रता सबसे कम होती है। ध्यान रखना, गति सबसे ज़्यादा, तीव्रता सबसे कम, और इन्हें ध्वनि तरंगों की तरह गति करती है। क्योंकि ध्वनि तरंगें कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, और ये इस तरीके से गति करती है, इस तरीके से, समानता दोनों तरफ, दोनों दिशा में इस तरीके से गति करती है। और तीनों माध्यम, ये ठोस में भी चल सकती है, गैस में चल सकती है और द्रव में चल सकती है। प्राइमरी तरंगों की सबसे खास बात है कि हर जगह रन कर सकती है, हर जगह प्रभाव छोड़ सकती है, यह है प्राइमरी तरंग। सेकेंडरी तरंगों की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइमरी तरंगों के बाद उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, अर्थात इनकी जो गति है इसकी तुलना में कम होती है, लेकिन इनकी तीव्रता ज़्यादा होती है। प्राइमरी तरंगों की तुलना में सेकेंडरी तरंगों की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊपरी सतह पर होती है, उसकी तुलना में थोड़ा बाद में होती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये एक खास वजह, ये केवल और केवल ठोस क्षेत्र में प्रभावित होती है। अर्थात अगर पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में जहाँ पर सेकेंडरी तरंगें प्रभावित हो रही है, डेफिनेटली वो क्षेत्र किस में होगा? वो क्षेत्र है ठोस माध्यम में जरूर होगा, क्योंकि ये द्रव और गैस में ये प्रभावित नहीं होती। तो सेकेंडरी तरंगें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्ट्रक्चर को जानने में हमारी बहुत भूमिका निभाएंगी। इनको प्रकाश तरंगें कहते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्यान रखना, ये कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। और ये ऐसे अनुप्रस्थ ऐसे जाती है, ऐसे लंबवत, इस चीज ये समांतर, इसके लंबवत जाएंगे ऐसे, तो इनकी गति इस तरीके से होती है अनुप्रस्थ तरंगों की। ठीक है, ये दोनों आंतरिक क्षेत्र में प्रभावित होती है। कहाँ होती है? पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में। जब हमारे जो सतह पर आती है उनको बोलते हैं हम धरातलीय तरंगें, एल तरंगें। और ये जो एपी सेंटर है जहाँ पर ये फील होती है, वो ये कौन सी होती है? धरातलीय तरंगें। ध्यान रखना, एपी सेंटर पर जो फील होती है वो धरातलीय होती है, और फोकस में जो फील होने वाली तरंगें हैं, फोकस में जो तरंगें सबसे पहले उत्पन्न होती है वो पी तरंगें होती है। और जो हमारे पास जो हम भूकंप के चट्टानों की वजह से, जो भूकंप की वजह से दीवारों पर, चट्टानों पर जो दरारें पड़ती है, वो इन पी तरंगों की वजह से पड़ती है।
ये तीनों माध्यम चल सकती है। गति सबसे कम, लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें इसी का मिलता है। जो हम झटके झेलते हैं ना, वो एल तरंगों के झेलते हैं। और चूंकि इनकी ऐसे होती है, ऐसे ये ऐसे चलती है, ऐसे जिग जैग की तरह, इसलिए आपने देखना जहाँ भी भूकंप आता है वहाँ दीवारों पर ऐसे नहीं पड़ेगा झटका, ऐसे ऐसे पड़ेगा, क्योंकि ये इसी तरह से रनिंग करती है। जिस तरह से रनिंग करेगी, चट्टान को, सतह को, दीवार को उसी तरह से चटकाते हुए चली जाती है, उसी तरह से उसको दरार करते हुए चली जाती है। तो ये होती है धरातलीय तरंगें। अब भूकंप की आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये 2 तरंगें काम आएंगी, ये नहीं आएंगी क्योंकि ये तो पृथ्वी की बाह्य सतह पर रनिंग होती है। तो इनको हम देखते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें। लेकिन भूकंपीय तरंगों की 2 विशेषताएं आपको पहले पता होनी चाहिए जब हम इसके आंतरिक क्षेत्र को याद करेंगे। समान रासायनिक संरचना में यदि परतों में इनका मार्ग हमेशा सीधा रहेगा। क्यों सीधा रहेगा? अगर कोई रासायनिक पदार्थ ठोस से है, द्रव से है या गैस से है। अगर ठोस से है तो उसमें पी भी जाएगी, एस भी जाएगी, तो वो सीधी तक जाएगी। अगर द्रव है तो इसमें पी तो सीधी निकल जाएगी, ठोस इसको डाइवर्ट कर दे, क्योंकि ठोस द्रव क्षेत्र में होकर नहीं निकल पाएगी। मतलब सेकेंडरी तरंग द्रव क्षेत्र में होकर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि सेकेंडरी जो तरंगें होती है वो केवल ठोस में चलती है। अगर ये गैसीय अवस्था है तो इसमें भी ठोस मतलब एस तरंगें प्रभावित नहीं हो पाएंगी। तो अगर सभी चट्टानों का स्ट्रक्चर एक जैसा है तो इनकी रनिंग भी एक जैसी होगी, इनकी दिशा भी एक जैसी होगी। और यदि स्ट्रक्चर अलग अलग रासायनिक चट्टानों का, जैसे मैं बताता हूँ, अगर अलग अलग संरचना वाले पदार्थों से गुजरती है तो इनका मार्ग है वो वक्राकार जाता है, अर्थात ये अलग अलग क्षेत्रों में अपवर्तन परावर्तन कर जाते हैं। जैसे अगर भूकंपीय तरंग यहाँ से चल रही है, पी तरंग और एस तरंग, ये क्षेत्र आया, ये मान लो ठोस है। इसके बाद यहाँ आगे बढ़ी है, ये आया ये गैस अवस्था में, और ये आया ये द्रव्य अवस्था, ठीक है। इसके बाद ये क्षेत्र आया ये ठोस अवस्था में, ठीक है। इससे समझो। अब देखो यहाँ पर ये दोनों तरंगें प्रवेश कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि पी और एस तरंगें इस क्षेत्र में प्रभावित करती है, ठीक है। दोनों तरंगें इसमें चल जाएंगी, अर्थात ये समान स्ट्रक्चर यहाँ पर रनिंग करके सीधी। इसके बाद गैस उसका पार्ट आ गया गैसीय वाला, तो पी तरंग तो इसमें घुस जाएगी, एस तरंग डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि एस तरंगें गैस क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती। इसी प्रकार से फिर द्रव आया, तो द्रव में पी तो सीधी जाएगी, लेकिन एस तरंग सीधी नहीं जाएगी, ये डाइवर्ट होकर जाएगी। क्यों? क्योंकि एस तरंगें हैं, द्वितीयक तरंगें द्रव्य क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती। इसके बाद मान लो ठोस आ गया। अब ठोस में ये तो सीधी जाएगी ठोस में, और एस तरंगें भी इसमें प्रभावित करती जाएगी, क्योंकि एस तरंगें ठोस में प्रभावित होती है। तो इस आधार पर ये वक्राकार टाइप में हो जाता है, ऐसे ऐसे, और ये सीधी चलती जाएंगी। तो जो एस तरंगों की जो गति है वो वक्राकार हो गई। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है संरचना का। इस तरीके से ये कहा गया है कि अगर समान रासायनिक स्ट्रक्चर है तो भूकंपीय तरंगें सीधी तक जाएंगी। अगर अलग अलग बीच में आ जाएगा तो भूकंपीय तरंगें वक्राकार आ जाएंगी। बिकॉज देखो इसमें क्योंकि ये परावर्तित हो गई, क्योंकि ठोस यहाँ पर प्रभावित नहीं होती। ठोस यहाँ पर क्या है, ठोस क्षेत्र में एस तरंगें प्रभावित नहीं होती, इसलिए परावर्तन हो गई, अपवर्तन हो गई। तो इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान रखनी। दूसरा इसमें माध्यम की सघनता में वृद्धि के साथ साथ अगर मान लें कोई द्रव है, द्रव एक तो कम द्रव, एक ठोस द्रव अवस्था, तो जितनी ज़्यादा उसकी सघनता होगी द्रव की तुलना में ठोस क्षेत्र ज़्यादा सघन होता है, तो उसमें इनकी गति ज़्यादा होती है। और अगर बिखरा होता है जिसमें सघनता कम होती है, वहाँ इनकी गति कम होती है। ये इसके अध्ययन से आपको पता लग जाएगा। ये भूकंपीय तरंगों की बेसिक विशेषताएं होती है, ठीक है। अब देखो अगर हम पृथ्वी की आंतरिक क्षेत्र में देखें तो पृथ्वी का ये स्ट्रक्चर है, ये ऊपर बाह्य कोर हो गई, ये आपका पृथ्वी की आंतरिक कोर हो गई, और ये बीच में मेंटल वाला क्षेत्र हो गया। इसी तरीके से बांटते हैं हम पृथ्वी को, ये हो गई आपकी क्रस्ट, ये आपकी मेंटल, और ये आपकी कोर। ये पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र आगे हम देखेंगे, वहाँ पर इस तरीके से बांटते हैं। अब देखो भूकंप शास्त्र के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें यह कहा गया है कि देखो ये तरंग है, ये है एस तरंग है, और ये जो तरंग जा रही है सीधी, ये है पी तरंग है, और ये जो क्षेत्र है ये छाया क्षेत्र, यहाँ कोई भी तरंग है, मतलब नॉर्मली एस तरंग यहाँ नहीं आ पा रही है। तो एस तरंग यहाँ नहीं आ पा रही, इस बात का संकेत है कि ये क्षेत्र, और एस तरंग यहाँ भी नहीं आ रही, इस बात का संकेत है कि क्षेत्र ठोसी अवस्था में नहीं है, ठीक है। तो अब इसी के आधार पर हम अध्ययन लगाएंगे पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के आधार पर यह जाता है कि पृथ्वी के अंतर उत्पन्न होने वाली कायिक तरंग है। कायिक तरंगें कौन कौन सी? पी और एस वक्राकार मार्ग में गति करती है, अर्थात वो समान रासायनिक क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती, अलग अलग। तो एक बात तो पता लग गया कि पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर है वो समान रासायनिक क्षेत्र का नहीं है, अर्थात वो पूरा द्रव नहीं है, पूरा ठोस नहीं है, ये पूरा गैस नहीं है, अलग अलग से मिलकर बना हुआ है। ये चीज़ तो इसमें एक पता लग चुकी है, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो इसमें ये हो गई। दूसरा
देखो पता लगा नहीं भूकंप से कैसे थोड़ा स्टडी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लग रहा है कि पहली बात है कि इनका समान स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तरंग हैं, ये वक्राकार जाती है। और अभी हमने विशेषताएं पढ़ी थी कि अगर ये चट्टानें वक्राकार जा रही है, अगर ये वक्राकार जा रही है तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग पदार्थों से मिलकर के चट्टानें बनी हुई है, उनकी संरचना अलग अलग है। दूसरा, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण अलग अलग रासायनिक चट्टानों से हुआ है। ठीक है ना? अब इसमें बोला गया है कि क्रस्ट और मेंटल, इसमें पी और एस तरंगें उपस्थित रहती है। तो अगर पी और एस तरंगें मेंटल और क्रस्ट में है, ये इस बात का संकेत है कि ठोसीय अवस्था में है, क्योंकि एस तरंगें केवल ठोसीय अवस्था में ही प्रभावित होती है। तो इसका मतलब है कि क्रस्ट वाला पृथ्वी का क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, और मेंटल वाला पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र ठोसीय अवस्था में है। ये बात पता लग गया। अर्थात पृथ्वी का ये क्षेत्र ठोसीय अवस्था में या अर्धठोसीय अवस्था में है, तभी तो यहाँ पर ये तरंगें प्रभावित होती है, क्योंकि द्वितीयक तरंगें केवल और केवल ठोस या अर्धठोसीय व्यवस्था जो क्षेत्र है, जो रासायनिक स्ट्रक्चर है, उसी में ही प्रभावित हो सकती है। ठीक है। वही बाह्य कोर, जब इसके आंतरिक जाओगे आप इधर, तो इधर ये आंतरिक कोर आएगी, कोर में इधर वाला हिस्सा ये बाह्य कोर हो जाता है और इसके नीचे वाला हिस्सा ये आंतरिक कोर हो जाता है। तो बाह्य कोर में पहुंचकर पी तरंगों की गति धीमी हो जाती है। अर्थात इनकी गति किससे होती है? इनकी घन मतलब विरलता या सघनता, अर्थात कमी हो रही है तो विरलता ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी ना कि माध्यम की सघनता अगर ज़्यादा होगी तो गति ज़्यादा होगी, अगर माध्यम की विरलता ज़्यादा होगी तो गति कम होगी। सघनता मतलब कण नजीक होंगे, है ना, उतना ज़्यादा, और विरलता मतलब कण दूर दूर होंगे, चाहे वो जलीय, गैसीय, किसी प्रकार के कण हो सकते हैं। तो ये कहा गया कि जब हम आंतरिक कोर में जाएंगे, आंतरिक बाह्य कोर में पहुंचेगी तो पी तरंगों की गति धीमी हो जाती है। अर्थात ये कैसी अवस्था में है? विरल अवस्था में है, जबकि एस तरंगें यहाँ नहीं प्रवेश करती, अर्थात ये ठोस अवस्था में नहीं है। कन्फर्म हो गया, ये ठोस अवस्था में नहीं है। तो पृथ्वी की बाह्य कोर होती है, जो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में देखेंगे तो उसकी जो बाह्य कोर का स्ट्रक्चर है वो ठोसीय अवस्था में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सेकेंडरी तरंगें प्रभावित नहीं हो रही। अर्थात बाह्य कोर पिघली हुई अवस्था में, द्रव्य अवस्था में। आंतरिक कोर में जैसे ही पहुंचता है पी तरंगों की गति तो बढ़ जाती है। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक कोर में पी थोड़ी सघनता ज़्यादा है, अर्थात उसमें द्रव्यता होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसकी द्रव्यता में जो सघनता है वो ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ पर पी तरंगे की गति बढ़ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी की आंतरिक कोर थोड़ी जमी हुई अवस्था में है, क्योंकि वो सघन है। क्यों? क्योंकि उसमें गति बढ़ रही है। इस प्रकार पृथ्वी के आधार पर, तरंगों के आधार पर थोड़ा बहुत हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसे है। इसलिए भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र को जानने में हमारी सहायता कर सकती है। जैसे ये है ना, ये आपकी पृथ्वी की वैसे रासायनिक स्ट्रक्चर के आधार पर ऐसे बांटा गया है। ये हो गई आपकी आंतरिक कोर, ये हो गई आपकी बाह्य कोर, ये हो गई मेंटल और ये हो गई क्रस्ट। इनमें ध्यान रखना ठोस अवस्था है, क्योंकि इसमें एस तरंगें और पी तरंगें दोनों प्रभावित होती है। इसमें द्रव्य अवस्था है, इसलिए यहाँ पर पी तरंगें प्रभावित होती है, एस तरंगें नहीं होती, और ये दोबारा से ठोस होने लग जाती है। लेकिन चूंकि पी तरंगें तो एस तरंगें यहीं से डाइवर्ट हो जाती है, तो इसलिए ठोस, क्योंकि सघनता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की एपी तरंगों गति बढ़ती है। तो इस आधार पर, कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर कैसा है। और फिर इसके बाद हमने जाना कि अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित कर दें। तो भूकंपीय तरंगें के बारे में ध्यान रखना। भूकंपीय तरंगें वैसे भी आपके पार्ट है, लेकिन पृथ्वी की स्टडी में इनका क्या रोल है, पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र को जानने में इनका क्या रोल है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके आधार पृथ्वी का विभाजन। अब पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र का हम विभाजन जानेंगे अलग अलग तरीके से, कि अगर हम रासायनिक आधार पर पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र का विभाजन करें, कि रसायनों का स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने पढ़ा, अभी हमने भूकंप के माध्यम से क्या समझा कि पृथ्वी का रासायनिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके आधार पर अगर पृथ्वी को जानेंगे तो ये क्रस्ट, ये पृथ्वी का ऊपरी सतह होती है जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है। इसके बाद मेंटल, इसके बाद ये कोर, ये पूरा कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये क्रस्ट हो गया। क्रस्ट भी दो भागों में बटी होती है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। इसी प्रकार मेंटल भी दो भागों में बटा होता है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसी प्रकार कोर भी दो भागों में बटा होती है, ऊपरी कोर और निचली कोर। ठीक है। ये अभी हम आगे देखते हैं। तो क्रस्ट है वो सियाल और सीमा के नाम से जानते हैं। क्रस्ट है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं, ये ठोस अवस्था में है, और क्रस्ट में इन पदार्थों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी बात, मेंटल की अगर हम बात करें तो मेंटल में मुख्य रूप से जो है ये भी ठोस अवस्था होती है मेंटल में, और ये पायरॉक्सीन नामक चट्टानें वो ज़्यादा पाई जाती है। और बाह्य कोर ये द्रव्य अवस्था में होती है, इसमें नीफे पाया जाता है, निकिल और फेरन। निकिल पाई जाती है एक दो, फेरन का मतलब पाया जाता है, लेकिन ये दोनों लिक्विड अवस्था में होती है। और आंतरिक कोर में ठोस अवस्था में होती है निकिल और फेरन।
ठीक है ना, आयरन है और निकल है, ये पाए जाते हैं, लेकिन ठोस और द्रवस्था का अंतर पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि ये डिसकंटिन्यूटी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो अलग अलग परतें हैं उन परतों को जोड़ने या उनको अलग करने वाली कुछ संरचनाएं होती है जिनको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक, जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि ये 3 है, नॉर्मली ये हो गई आपकी क्रस्ट, ये होगा आपका मेंटल और ये हो गई आपकी कोर। इनको बीच में इसको 2 भागों में बांट दिया, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, इसको भी 2 भागों में बांट दिया, ऊपरा मेंटल निचला मेंटल, और इसको भी 2 भागों में बांट दिया, ऊपरा क्रस्ट ऊपरी कोर और निचली कोर। प्री में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको जो डिसकंटिन्यूटी करने वाली, इनको अलग अलग करने वाली जो संरचना है उसका नाम क्या होता है, इसलिए प्री का क्वेश्चन आपसे यहाँ बनता है, उसलिए आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखो इसमें कैसे, ये कौन अलग कर रही है इनको, कॉर्नोराडो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको, जो अलग करने वाली संरचना होती है उसको। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाली कौन है, कॉर्नोराडो, ये ध्यान होना चाहिए। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करने वाली कौन है, मोहो, और ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को अलग करने वाली है रिपीटी, और निचला मेंटल और बाह्य कोर को अलग करने वाली है गुटेनबर्ग, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाली है लहेमैन। ये सभी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है जो इनको अलग करती है, यानी कि इनके स्ट्रक्चर को देखो, इनकी विशेषताएं थोड़ी अलग होती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, और ये जो जोड़ने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आता है यांत्रिक विभाजन। यांत्रिक विभाजन की अगर मैं बात करूं तो यांत्रिक विभाजन को थोड़ा सा मतलब इसको बात तो वही कहेगा, लेकिन जैसे मंडल के आधार पर डिसाइड किया गया इसको क्या क्या बोला जाएगा अलग अलग टाइप में, और उसमें थोड़ा सा कौन कौन सा हिस्सा आएगा ये आपको ध्यान रखना है। यांत्रिक विभाजन में एक है स्थल मंडल में ध्यान रखना इसी स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट आएगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, यानी कि इसके माध्यम देखो ये पूरा क्रस्ट और इसका ये भाग आएगा ऊपरा भाग, ठीक है, ये आएगा आपका लिथोस्फीयर में, ठीक है ना। इसलिए यांत्रिक रूप से इसके बाद आता है दुर्बल मंडल बोलते हैं इसको, दुर्बल मंडल, ये ऊपरी मंडल का निचला भाग, ये वाला पार्ट जो निचला भाग है ये दुर्बल मंडल होगा, और लिक्विड फॉर्म में रहता है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। दुर्बल मंडल थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, ज़्यादा नहीं, प्रेशर की वजह से लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। इसके बाद मध्य मंडल, ये निचला मेंटल होता है पूरा, मेसोस्फीयर यानी कि ये वाला, ये पूरा आपका मध्य मंडल होगा, ठीक है ना। और ये जो कोर वाला है इसको बोलते हैं सेंटर मंडल यानी कि बेरिस्फीयर। तो अगर आपसे पृथ्वी की आंतरिक स्ट्रक्चर, जैसे हम वो क्षोभ मंडल वो सममंडल पढ़ते हैं वायुमंडल में, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में अगर जाए तो ये स्फीयर होते हैं, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बेरिस्फीयर, यानी कि केंद्र मंडल, मध्य मंडल, दुर्लभ मंडल। और उसमें कौन कौन सा पार्ट आता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको पता है क्रस्ट आती है तो क्रस्ट कौन से स्ट्रक्चर बना होगा, सियाल से, मेंटल कौन से बना होगा, सीमा से, और कोर कौन से बना होगा, नीफे से। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये स्ट्रक्चर है, ये जो मंडल है किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है, क्या क्या इसमें मिनरल पाए जा सकते हैं उस आधार पर। अब एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा कि स्थल मंडल दुर्बल मंडल के ऊपर रहता है। देखो ये स्थल मंडल है, ये दुर्बल मंडल के ऊपर है, ऊपर तैरता है, बिकॉज क्योंकि दुर्बल मंडल थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है दाब की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। दुर्बल मंडल में पेरोडाइट चट्टानें बड़ी मात्रा में पाई जाती है, इनको आगे पढ़ेंगे। और दुर्बल मंडल निम्न वेग क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते तरंगों की गति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मैंने बोला है इसकी तरंगों की गति क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें एक तो बरलता आ जाती है, क्योंकि ये ठोस से थोड़ा लिक्विड की ओर आ जाता है, इसलिए इस दुर्लभ मंडल में इनकी गति थोड़ी कम पाई जाती है तरंगों की, ये चीज़ ध्यान। इसके बाद सुएज विभाजन ने किया है, नॉर्मली नाम दिया है इसने विभाजन कैसे किया है, सियाल, सीमा, नीफे, इनको ये नाम दिया गया है। यानी कि ये है आपका क्रस्ट, ये है आपका मेंटल और ये है आपका कोर, ठीक है। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए क्रस्ट में ध्यान रखना, हमारी जो क्रस्ट होती है पृथ्वी उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। सीमा का इसलिए नाम दिया गया क्योंकि सिलिका इसमें मैग्नीशियम तत्व है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और नीफे इसमें निकिल और आयरन तत्व है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये भी केमिकल आधार पर इनका हो जाता है, रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर, रासायनिक स्ट्रक्चर इनका कैसे है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान है, इसमें खनिज तत्वों के आधार पर विभाजन किया गया है, तो उस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने हो। तो अब पृथ्वी का थोड़ा स्ट्रक्चर आपके माइंड में आया होगा कि क्रस्ट क्या होती है, मेंटल क्या होता है और कोर क्या होती है, क्रस्ट का ऊपरी पार्ट कैसे होता है, क्रस्ट का निचला पार्ट कैसे होता है। ये आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद आते हैं हम चट्टानों पे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और ध्यान रखना मेरे इन नोट्स में बहुत
इजी में मैंने क्या कहा कि नोट्सों को पढ़ो, साथ में एक बुक तो रखो। जैसे चट्टान यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप बुक में भी चट्टान को देखो, थोड़ा वहाँ डिटेल्स और चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हमने करवाई है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कनेक्ट करो उसमें, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि हमारे नोट्स में नहीं हो, उसको ऐड कर दो, आपका परफेक्ट तरीके से ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। इधर उधर आपको ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, ऐसा कंप्लीट होगा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चट्टान क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा गया था इस बार, चट्टान फ्री में बहुत ज़्यादा आता है, और चट्टान को एक बार आप समझ गए तो बहुत सारी स्ट्रक्चर चीज़ें हैं पृथ्वी की, उसको अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखो सबसे पहले हम याद रखेंगे चट्टानें क्या है, चट्टानों के प्रकार क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका महत्व क्या है, और शैल चक्र क्या है। ये 4-5 चीज़ें इन चट्टानों के स्ट्रक्चर से हम जानेंगे। सबसे पहले अगर कोई पूछे आपसे कि चट्टान क्या होती है, तो वे सभी पदार्थ जिनसे पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण होता है। ध्यान रखना, पृथ्वी का क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह, तो वो सभी पदार्थ जिनसे पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण होता है उन्हें चट्टान कहते हैं। ये चट्टानें ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकती है या रेत की तरह मुलायम हो सकती है। ये चट्टानें ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकती है और रेत की तरह मुलायम, यानी कि चट्टानों का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है आप देख सकते हो। एक तो चट्टान पहाड़ भी होते हैं जब बहुत पत्थर होते हैं, वो भी चट्टान के रूप में होती है। एक चट्टान रेगिस्तान होते हैं जब मिट्टी मिट्टी होती है। एक चट्टान जलोढ़ मृदाएं भी होती है जहाँ पर कण होते हैं। तो रेत की तरह मुलायम और ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकती है, चट्टानें कहलाएंगे। अब देखो चट्टानों के 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक होती है आग्नेय चट्टानें, इग्नियसियस बोलते हैं इनको। एक होती है आपकी अपसादी चट्टान है, एक होती है आपकी कायंतर चट्टान। पढ़ा ना, आग्नेय, अपसादी और रूपांतरित या कायंतर चट्टान। अब देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चट्टानें क्या कहते हैं, आप जानेंगे खनिजों का सम्मिश्रण होता है, और इसमें ध्यान रखना एक या एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जब भी चट्टानों की परिभाषा दो तो शब्द आपके मन में होने चाहिए। सबसे पहले हम आग्नेय चट्टानों देखो, आग्नेय चट्टानों को सबसे पहले काम करना है कि आपको उत्पत्ति का स्ट्रक्चर जान देना है। उसके बाद अपने आप इनकी विशेषताएं जान जाएंगी और अपने आप पता लग जाएगा आपको कि जहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी वहाँ कौन से खनिज तत्व पाए जाएंगे। इसलिए ज्योग्राफी भी ध्यान रखना इकोनॉमी की तरह एक मतलब हम कह सकते हैं इनमें इंटरेक्शन पाया जाता है। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक को अपने आप समझ जाओगे। अगर आप चट्टानें जान जाओगे तो वहाँ पर खनिज कौन कौन सी पाई जाती है ये जान जाओगे, वहाँ पर मिट्टी कौन कौन सी पाई जाएगी ये जान जाओगे, हो सकता है वहाँ पर फसलें कौन कौन सी पाई जाए ये भी जान जाओगे। इसलिए चट्टानों का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं तो आग्नेय चट्टानें क्या होती है, ये लावा से निर्मित होती है। कैसे कि जो हमारे अभी हमने पढ़ा दुर्बल मंडल होता है, दुर्बल मंडल क्या है कि उसमें तापमान अधिक होता है और दबाव भी अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर वो दुर्बल मंडल की फॉर्म में वो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो वहाँ गर्म जलित पदार्थ होता है मैग्मा। ये गर्म जलित पदार्थ जब पृथ्वी के आंतरिक भाग पर आता है तो लावा कहलाता है। ध्यान रखना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसको मैग्मा बोलते हैं, पृथ्वी की सतह पर आकर के इसको लावा बोलते हैं। ये लावा आकर के जब पृथ्वी पर जमता है, बहुत सारी चीज़ों को ला करके जमा देता है, तो जो जमने से जो चट्टानें बनती है उन्हीं को बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। और ये चट्टानें प्राइमरी चट्टान होती है क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर आकर के यही जमती है। फिर इन्हीं चट्टानों से हम अपसादी चट्टानें बनती है और इन्हीं से ही कायांतरित बनती है। लेकिन सबसे पहले जो चट्टान आती है वो है आग्नेय चट्टान। तो यही चीज़ है। देखो आपको पता है मैग्मा जब ये बाहर, देखो मैग्मा अगर शीतलन होकर आंतरिक, देखो अब 2 चीज़ें, अगर मैग्मा की वजह से आंतरिक क्षेत्र में शीतलन होने से कोई चट्टान बनती है तो उसको बोलेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान। और अगर ये मैग्मा बाहर निकल के आएगा सतह पर और यहाँ पर जमेगी तो ये होगा लावा, लावा कहलाएगा। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, बात एक ही है, जब ये लावा पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में होता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं और जब सतह पर आ जाता है तो इसको लावा बोलते हैं। अगर मैग्मा का जमना आंतरिक सतह का निर्माण करेगा और लावा का जमना आपकी बाह्य चट्टानों का निर्माण करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मैग्मा होता है जो बाहर आकर के हमारा लावा रूप लेता है, इसमें सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा है, अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो इसका गाढ़ापन भी ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, ये लावा कैसा होगा, गाढ़ा ज़्यादा होगा, इसमें अम्लता भी ज़्यादा होगी। और जब गाढ़ा ज़्यादा होगा तो इसका गलनांक पॉइंट, यानी गलनांक पॉइंट वह पॉइंट होता है टेम्परेचर का जहाँ पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में रूप लेता है। टेम्परेचर का वह पॉइंट जिस पे कोई ठोस पदार्थ द्रव का रूप ले लेता है उसे बोलते हैं हम गलनांक। ठीक है। और सिलिका और घनत्व में अपोजिट का संबंध है, ध्यान रखना। सिलिका अगर ज़्यादा है तो गाढ़ापन ज़्यादा होगा, अम्लता ज़्यादा होगी, गलनांक ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सिलिका ज़्यादा है तो घनत्व उसमें कम होगा। ये आपको याद रखना है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं हम आगे। एक और होते हैं रवे। रवे का मतलब जैसे लावा आया और एक छोटा सी परत जमा के चला गया।
अगर मान लो लावा गाढ़ा है तो कम क्षेत्र में फैलेगा, अगर लावा पतला है तो दूर क्षेत्र में फैलेगा, चौड़ा। तो इसलिए कहा गया कि रबों का जो रब ये परत बनती है छोटे छोटे, जैसे आपने बताया कि अगर एक बार ज्वालामुखी आता है और वो ऐसे आया और एक बार ऐसे आके उसने पदार्थ निकाल दी, एक बन गया, फिर दोबारा आया ऐसे निकाले, ये पदार्थ बन गए। तो ये जो रबे बनते हैं इनको बोलते हैं रबे, ठीक है ना। तो रबे बनते हैं, आग्नेय चट्टानों में रबे बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्रिस्टल्स। तो रबों का जो आकार है, इनकी जो आकार ये आकार शीतलन की दर के अपोजिट होता है। ध्यान रखना, अगर कोई लावा निकला है, अब वो लिक्विड फॉर्म में है, जितनी जल्दी वो शीतलन हो जाएगा इनका आकार उतना छोटा हो जाएगा। शीतलन की दर, क्योंकि जैसे ये लावा निकला, अगर ये लिक्विड फॉर्म में और तुरंत ठंडा हो जाएगा तो इसका फैलेगा नहीं ज़्यादा, तो रबा छोटा हो जाएगा। अगर शीतलन की देर ज़्यादा है तो बड़े एरिया में फैल जाएगा, चौड़ा फैलेगा। आपने देखा होगा कोई गाढ़ी चीज़ अपन धरती फैलाएंगे तो वो जितना ज़्यादा शीतलन मतलब जितना ज़्यादा फैलेगा चौड़ा बन जाएगा, जितना कम फैलेगा उतना सकड़ बनेगा। अब कोई चीज़ तुरंत धरती से आगे निकली और वो उसकी लिक्विड फॉर्म किसकी वजह से, उसके तापमान की वजह से, लेकिन तुरंत वो ठंडा हो जाता है तो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाएगी। तो इसलिए अगर वो शीतलन की दर उसमें ज़्यादा है तो रबे के आकार छोटा होगा, समझ गए। और रबे का आकार छोटे मतलब चट्टानों में रबे छोटे होंगे ऐसे सतह पे आकर के, ठीक है। इसके अलावा इन चट्टानों बेसिक चीज़ें जान लो, आगे पढ़ रहे। अगर इनमें फेल्सिक यानी कि फेल्सिक चट्टानें और मैफिक चट्टानें, यानी कि फेल्सिक चट्टानें फेल्सपर और सिलिका से मिलकर बनी होती है और मैफिक चट्टानें मैग्नीशियम और आयरन से मिलकर बनी होती है। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान देंगे। अब देखो, पृथ्वी पहले आंतरिक चट्टानें जानेंगे और उसके बाद इन चट्टानों के नाम जानेंगे। देखो, तो ये कहा गया कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण लावा या मेग्मा की शीतलन से होता है। अगर लावा से हो रहा है तो ये बाह्य चट्टान हो जाएगी, अगर मेग्मा से हो रहा है तो ये आंतरिक चट्टान हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये आंतरिक चट्टानें अर्थात ये लावा निर्मित है और बाह्य चट्टानें हैं ये, इसमें गलत लगे, ये है बाह्य चट्टानें और ये है आंतरिक चट्टानें। तो अगर ये लावा बाह्य चट्टानें लावा से बनी है और आंतरिक चट्टानें मेग्मा से बनी है, तो इनके शीतलन की वजह से पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले इन चट्टानों की उत्पत्ति हुई, इसलिए इनको प्राइमरी बोलते हैं। क्योंकि जब पृथ्वी बनी और उसमें से ज्वालामुखी क्रियाएं होकर के बाहर आई तो सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो कौन सी, आग्नेय चट्टानें। तो और इसको पृथ्वी चट्टान, और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली चट्टानों में गर्म जल पदार्थ होता है। देखो ध्यान क्या क्या कहा कि कैसे होती है निर्माण। ये जो मैग्मा का निर्माण ऐसे होता है कि जैसे चट्टान है कोई, ध्यान रखना। अभी चट्टान ऊपर है, अब चट्टानों में आपको पता है नीचे नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, अभी हमने पढ़ा, और प्रेशर भी बढ़ता है। अब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा और थोड़ा सा इसमें लिक्विड फॉर्म ऊपर से कोई बरसात की वजह से पानी आकर के मिल गया, तो ये क्या बन गया आपका मेग्मा। मेग्मा जब बनता है तो इसका प्रेशर बढ़ता है, एकदम विस्फोट करते हुए बाहर आ जाता है, ये ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। बाहर आकर के जब सबसे पहले ये लावा के रूप में गिरेगा तो ये आपकी बाह्य चट्टानें हो जाएंगी। और पृथ्वी के, अब देखो ये जरूरी नहीं कि पूरा मेग्मा बाहर आ जाता है, कुछ मेग्मा पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में रह जाता है, तो वहाँ पर भी एक चट्टान का स्ट्रक्चर बना देता है, उसे बोलते हैं हम आंतरिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। अब देखो वही बात बोली गई कि तापमान अधिक, दबाव और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जल की प्रवेश की वजह से मेग्मा का निर्माण होता है और आंतरिक चट्टाने का अभाव होता है। ध्यान रखना, आग्नेय चट्टानों परतों का अभाव होता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ रबे बनते हैं। जैसे एक ये निकला ज्वालामुखी का लावा, ये लावा बन गया, फिर दोबारा निकला ये बन गया, फिर दोबारा बन गई, तो इसमें रबे बनते हैं, परत नहीं होती, लेयर नहीं होती, रबे बनते हैं। इसलिए आंतरिक भाग में निर्मित होने वाली जो चट्टान है, ध्यान रखना। और रबे का एक चीज़ और चीज़ मैंने बताई कि रबे का जो प्रभाव है, अब रबे का आकार छोटा या बड़ा मैंने बताया था ये कि अगर शीतलन की दर कम है तो रबे का आकार बड़ा होगा, और अगर शीतलन की दर ज़्यादा है तो रबे का आकार छोटा होगा, समझ। क्योंकि कोई चीज़ तुरंत ठंडी होगी तो उसका आकार छोटा। अब तुरंत ठंडी क्यों हुई है, क्योंकि इसकी शीतलन की दर बहुत फास्ट थी, और कोई चीज़ धीरे धीरे ठंडी होगी अर्थात उसकी शीतलन की दर कम है तो धीरे धीरे जल्दी होगी तो ज़्यादा देर में फैलेगी, और इससे क्या होगा कि उसका आकार है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आंतरिक भाग, इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना, अब इसी से एक चीज़ माना कि शीतलन की दर के क्योंकि रबों का आकार शीतलन की दर का अपोजिट होता है, इसलिए आंतरिक भाग में निर्मित होने वाली ग्रेनाइट की अपेक्षा बाह्य आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट की रबों का आकार छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि बाहर आकर के उनकी शीतलन की दर बहुत तेज़ गति से हो जाती है। तो बाहर चट्टान आएंगी, कोई लावा बाहर आएगा, बाहर तो आपको होता है बाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, इसलिए बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, और बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो रबे का आकार छोटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आंतरिक क्षेत्र में तापमान ज़्यादा रहता है तो ठंडे की गति कम होती है, इसलिए उसका आकार ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जो हमारी ये आंतरिक चट्टान है, जो हमारी आंतरिक चट्टान है, इन आंतरिक चट्टानों में एक चीज़ ध्यान रखना, जो बाह्य आग्नेय चट्टान है
बेसाल्ट में रबों का आकार छोटा होता है क्योंकि ग्रेनाइट की अपेक्षा। ग्रेनाइट क्या है? आंतरिक चट्टान है, ध्यान रखना। सॉरी, ग्रेनाइट क्या है? ये बाह्य चट्टाने हैं, और बेसाल्ट क्या है? ये आंतरिक चट्टान है। तो आंतरिक चट्टानों ग्रेनाइट में, ध्यान रखना, ग्रेनाइट में जो रबे का आकार छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट बाहर है, जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो रबे का आकार नहीं। बेसाल्ट अंदर है तो ठंडा हो जाएगा, इसलिए बेसाल्टों में ज़्यादा रबे पाए जाएंगे। तो ग्रेनाइट में चट्टान नहीं पाए। इस चट्टानों में देखो, एक चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको दूर करो। ये है आंतरिक और ये है बाह्य। अब आंतरिक है तो इनमें टेम्परेचर कम होगा। आंतरिक है तो इसमें शीतलन की दर है वो कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर इनका ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें रबे ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्रेनाइट में इसलिए रबे ज़्यादा पाए जाएंगे। दूसरी ओर बाह्य है, बाह्य में क्या होता है कि शीतलन की दर ज़्यादा होती है, इसलिए इनमें रबे का आकार छोटा होता है या नहीं भी होता है। तो ये चीज़ आपको इसमें समझाने की बात की जा रही है। तो कन्फ्यूज मत होना, ये सारी चट्टानें आंतरिक है, ये सारी चट्टानें बाह्य। तो ग्रेनाइट, डायराइट, ग्रेवो ये आंतरिक चट्टानें हैं, और आंतरिक चट्टानों में शीतलन की दर धीमी होती है तो रबों का आकार बड़ा होता है, और बाह्य चट्टानों में शीतलन की दर तेज होती है तो रबों का आकार बड़ा होता है, नहीं भी, सॉरी, छोटा होता है या नहीं भी होता है। तो ये शब्द को ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस चट्टान में जैसे ग्लास में बेसाल्ट के नाम से जाना जाता है, यदि मान लें रबों का आकार नहीं बन पाया, मतलब इतना तेज गति से ऊपर आया, इतना गाढ़ा था कि उसका रबों का आकार नहीं ले पाया, तो उसे ग्लास की बेसाल्ट बोलेंगे। और ध्यान रखना, अब एक चीज़ और है कि चूंकि ये सबसे पहले तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, धातुएं पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से जो ज्वालामुखी लेके आता है वो धातुएं लेके आता है, और चूंकि ये पृथ्वी की सबसे पहली होती है तो यहाँ धात्विक तत्व, यहाँ पर जीवाश्म, पेड़ पौधे, जीव जंतु का अपशिष्ट ना होकर के पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके जो ज्वालामुखी के माध्यम से जो पदार्थ आते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है। इसलिए इन चट्टानों, ध्यान रखना, आग्नेय चट्टानों में दो तीन चीज़ ध्यान रखिए कि आग्नेय चट्टानों में खनिज संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी से निर्मित होती है, ज्वालामुखी मेग्मा या लावा के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। दूसरी बात, इसमें परत नहीं होती क्योंकि इसमें रबे होते हैं, ठीक है ना, ये विशेषता है। और तीसरी, ये प्राथमिक होती है और एक खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। ये जो चट्टानें होती है इनको बोलते हैं हम आग्नेय चट्टान। बेसिक से ध्यान रखना। अब इसको एक चीज़, इस चार्ट को एक बार थोड़ा सा याद कर लेना, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, चार्ट में ये है आपकी आंतरिक और ये है आपकी बाह्य। आंतरिक चट्टान, अब देखो इसमें सिलिका की मात्रा, अब हमने अब यहीं पढ़ा था कि अगर सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा है तो आपका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, अम्लता ज़्यादा होगी, गलनांक ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ सिलिका की मात्रा कितनी है कि चट्टान में 77% तक सिलिका की मात्रा है। इन चट्टानों को हम बोलते हैं अम्लीय चट्टान। और कौन कौन सी? आंतरिक चट्टानों में इसमें ग्रेनाइट आती है और बाह्य चट्टानों में रायलाइट आती है। तो रायलाइट में अम्लता ज़्यादा होती है, गाढ़ापन ज़्यादा होगा और गलनांक बिंदु इसको ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें अम्लता ज़्यादा होगी, गाढ़ापन ज़्यादा होगा, इसलिए ग्रेनाइट में अम्लता ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह इसके बाद अगर सिलिका की मात्रा 55 से 77 पाई जाएगी, इसको मध्यांतरिक बोलेंगे। इसमें डायराइट आती है और एंडीसाइट। डायराइट चट्टानें हैं, है ना, ये आंतरिक चट्टानें हैं, मैंने अभी आपको बताया। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये कहाँ पाई जाती है? दुर्बल मंडल में पाई जाती है। और इसमें सिलिका की मात्रा होती है, इसलिए थोड़ा गाढ़ापन भी इसमें होता है। ठीक है ना। एंडेसाइट चट्टानें, ये बाह्य चट्टानें होती है, इसमें भी सिलिका की मात्रा होती है 55 से 77% तक। और एंडीज पर्वत है वो एंडेसाइट चट्टानों से ही मिलकर बना है, तो इसमें सिलिका होगी, इसमें वो गाढ़ापन होगा, इसमें गलना होगा। तो ऐसे समझ के पढ़ोगे तो आप इनका विशेषताएं भूल नहीं पाओगे। ये चित्र आपको पता है कि हाँ एंडेसाइट चट्टान है जिसमें सिलिका की मात्रा 55 से 77% तक पाई जाती है ना। और ये एंडीज पर्वत है, इसमें ये होता है। दूसरा है आपका 45 से 55% तक, यह है मैफिंग। मैफिंग का मतलब हमने यही पढ़ा था कि इसमें मैग्नीशियम और आयरन ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसमें ध्यान रखना, सिलिका की मात्रा तुलनात्मक कम होती है, अर्थात इसमें सिलिका की मात्रा कम है तो अम्लता कम होगी, क्षारीयता ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें आंतरिक क्षेत्र में ग्रेवो चट्टानें और बाह्य क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टानें आती हैं। तो बेसाल्ट चट्टानें वो होती है जिसमें अम्लता कम होगी, गाढ़ापन भी कम होगा, तो ये दुर्लभ, ये मुख्य रूप से थोड़ी गलनांक बिंदु इसका थोड़ा सा निम्न होगा, क्योंकि ये लिक्विड थोड़ी सी, इनकी जितनी कठोर ये रायोलाइट है उतनी कठोर बेसाल्ट चट्टानें नहीं होंगी। इसके बाद होती है, अगर किसी में सिलिका की मात्रा 45% से कम है तो अति क्षारीय, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी, इसमें क्षारीयता ज़्यादा होगी, अम्लता के स्थान पर क्षारीयता ज़्यादा होगी। और इनको आंतरिक चट्टानों को बोलेंगे पेरियोडाइट चट्टान और बाह्य को बोलेंगे आप बेसाल्ट चट्टान। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लो। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं सारी ऐसी मांगी। आपसे पूछा जाएगा ग्रेनाइट चट्टानें कैसी है, तो पहला आंतरिक,
आग्नेय चट्टानें। दूसरा पूछा जाएगा ये सिलिकी है, बिल्कुल ये सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसमें अम्लीयता ज़्यादा पाई जाती है, और चूंकि ये आंतरिक क्षेत्र में इसलिए इसमें रबे भी ज़्यादा पाए जाएंगे। तो अगर एक चीज़ को समझ के अगर आप पढ़ोगे तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ग्रेनाइट के एक पॉइंट को पढ़ने के लिए रटने के लिए बैठ गए, कुछ नहीं, आपको ग्रेनाइट के बारे में पता होना चाहिए है क्या चीज़ है, उसके बाद आप अपने आप इसकी विशेषताएं बता देंगे कि ग्रेनाइट आंतरिक आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना। इसलिए तो ये आपकी आग्नेय चट्टानों की बेसिक विशेषताएं थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम अपसादी चट्टानों के बारे में। अपसादी चट्टानें, देखो अपसादी चट्टानों की अगर बात करें, देखो अभी हमने आग्नेय चट्टान पढ़ी, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इस धरातल पर आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी के माध्यम से बन गई। अब यह आग्नेय चट्टानें बनी हुई है मान लो। अब अपसादी चट्टानों के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना होगा, और उस प्रोसेस के अंतर्गत इतने चरण होते हैं अपसादी चट्टानों के निर्माण के। तो एक चरण होता है, सबसे पहले एक होता है अपक्ष, फिर होता है अपर्दन, फिर होता है निक्षेपण, निपेक्षण, और तीसरा होता है निक्षेपण होगा, यार ये शब्द गलत लगता है, ठीक है, और शैलीकरण, सीमेंटीकरण। इनकी वजह से इस पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी अपसादी चट्टानें बनती हैं। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लें ये कोई चट्टान थी, कौन सी, आग्नेय चट्टान। सबसे पहले इसकी चट्टान टूटी, इसको बोला गया अपक्ष, क्योंकि कोई चट्टान सबसे पहले टूटी। अब टूटने के भी कई कारण हो सकते हैं, या तो रासायनिक कारण हो सकता है, या जैविक कारक हो सकता है, या भौतिक कारक। भौतिक कारक में यह हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ गया हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, इसकी वजह से चट्टान टूट गई हो। रासायनिक कारक में हो सकता है कि जल से घुल गई हो, या किसी उसमें घुल गई हो किसी पदार्थ की वजह से, उसकी वजह से। और जैविक कारक में मान लें आपने सुना हो कोई जीव जंतु ने उसको कटिंग कर दी, उसकी वो कर दिया, विघटन कर दिया, वियोजित कर दिया, तो इसकी वजह से वो चट्टानें सबसे पहले विघटित हुई। तो चट्टानों का जो विघटित होने की जो प्रक्रिया है, इसी को सबसे पहले बोलते हैं अपक्ष, यानी चट्टानों का टूटना। चट्टान टूटेंगी तो अपसादों का निर्माण होगा। अब चट्टान हो सकती है गोलास बड़े बड़े पत्थरों के रूप में टूट सकती है, बजरी उससे छोटे पत्थरों के रूप में, रेत उससे छोटे कण, सिल्ट उससे छोटे कण, मृतिका और छोटे कण, और पंख सबसे छोटे कण। तो इस तरीके से चट्टानें टूटती। तो पहली प्रक्रिया होती है चट्टान टूटेगी। तो यहाँ मान लें अपसादी आग्नेय चट्टान टूटी, या कायांतर चट्टानें भी हो सकती है, वो भी टूटी। वो टूटी, टूटने के बाद उसको, जैसे अब आपको पता है बड़े कोई चट्टान ऊंचाई पर होगी तो टूटेगी। टूटने के बाद विभिन्न कारक इसको बहा कर ले जाएंगे, या तो जल हो सकता है या वायु हो सकती है। इस प्रक्रिया को बोलेंगे अपर्दन। तो अपर्दन के माध्यम से मान लें टूट के एक बार ये बह गई। अब बहने के बाद आपको पता है कोई चीज़ कहाँ जाकर रुकेगी, जहाँ गहराई ज़्यादा होगी। तो उच्च स्थल से निम्न स्थल क्यों रहेगी, तो यहाँ पर गहराई में आकर के मान लें एक लेयर इसकी आके जम गई। एक बार टूटी, फिर आई, और एक लेयर यहाँ पर जम गई। अब ये बहा करके अपने साथ आई होगी, अपर्दन के माध्यम से साथ में आई। तो यहाँ बीच में जीवाश्म होंगे, पेड़ पौधे जीव जंतु का अपशिष्ट है, उनको लेके आई होगी, तो वो सब आके यहाँ जमा हो गए। फिर दोबारा इसका टूटा होगा, अपक्ष हुआ होगा, फिर अपर्दन, फिर दोबारा एक लेयर यहाँ आके जम गई। फिर कुछ टाइम बाद फिर टूटा होगा, फिर एक लेयर ऐसे आई और यहाँ आके जम गई। तो ये लेयर बाई लेयर आ रही है, और अपने साथ क्या लेके आ रही है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अपशिष्ट उनको बहा करके लेके आ रही है। तो इसलिए ध्यान रखना, इसमें परत भी बनेंगी, जीवाश्म ईंधन होंगे, क्योंकि अपनी सतह से बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही है। तो ये पहला हुआ अपक्ष है, दूसरा अपर्दन प्रक्रिया, और तीसरा निक्षेपण की प्रक्रिया। और बार बार जो एक लेयर ये जम गई, इसके बाद दूसरी लेयर ये जम गई, इसके बाद तीसरी। अब इसमें विभिन्न प्रकार के कण आते हैं, चूना पत्थर आते हैं, जो जम जाती है। ये जमने की जो प्रक्रिया है और ये जम के मजबूत होने की जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं शैलीकरण। इस प्रकार से आपकी जो चट्टान है ये अपर्दन, ये अपसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तो यही पूरी मैंने कहानी इसमें लिखी हुई है कि अपक्ष से मतलब हमारी चट्टान किस तरीके से बनती है। तो अपसादी चट्टानों के निर्माण मुख्य रूप से एक पूरी प्रोसेस से बनता है, अपक्ष, अपर्दन, निक्षेपण और शैलीकरण। और इसलिए इसमें परत होती है, क्योंकि पहले परत बाई परत आती है। फिर इसमें ध्यान रखना दूसरी विशेषता ये कि ये इन दोनों प्रक्रिया को बोलते हैं हम निक्षालन। तो निक्षालन प्रक्रिया से बनती है। तीसरा यह है कि इसमें अपसादों का जमाव होता है, तो इसमें आपके जीव जंतु पेड़ पौधे इन सभी के अपसाद आते हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म ईंधन ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें परत ज़्यादा होती है, और जितने भी भंडार होते हैं, जितने भी आपको पता है कि जितने भी ऑयल के भंडार हैं, वो सभी अपसादी चट्टानों में पाए जाएंगे। तो ये बेसिक सी इस प्रोसेस से अगर आप चट्टानों को पढ़ोगे कभी गलत नहीं होगी। ये पूरी कहानी मैंने यही बताई गई जो आपको समझाई गई है, पूरी कहानी यही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी इन चट्टानों का, अब अवसाद चट्टानों का निर्माण कई बार ऐसे होता है कि कोई झील है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब झील में पानी भरा हुआ, कुछ अपशिष्ट बहा करके हवा के माध्यम से आके जमा हो गए, कुछ अपशिष्ट जल के माध्यम से लेके आ गए, कुछ चीज़ें इस तरीके से आ गई, उसमें आकर के अपशिष्ट जमा हुए। लेकिन जैसे जैसे
झील का पानी वाष्पीकरण से सूखता गया, ऊपर की परत एक जम गई। वो परत क्या हो गई आपकी अपसादी चट्टान। अब वो जमी तो अब एक परत बन गई, फिर दोबारा पानी भरा, दोबारा कण आए, फिर दोबारा उसमें क्या हुआ कि उसमें दोबारा उसका वाष्पीकरण हुआ, फिर एक परत जम गई। इससे परत बाई परत आपकी ये कण बनती जाती है। जैसे पहले झील है, इसमें ये कण है, अब झील का वाष्पीकरण हो गया, दोबारा झील पानी से भरी, दोबारा ये कण आए, ये जम गए और फिर वाष्पीकरण हो गया, तो एक परत हो गई, एक परत हो गई। इस तरीके से परत परत के माध्यम से इसमें क्या होता है, परतों का निर्माण होता है। ये होती है आपकी अपसादी चट्टान। ठीक है, जैसे ग्रेवल, ये क्या है आपकी ग्रेनाइट, तो इसको कन्वर्ट करता है ग्रेवल स्टोन। ये आपकी, ये सारी अपसादी चट्टानों उदाहरण है। ये आपकी अदर चट्टान। तो ये जो प्रोसेस से बनती है, जैसे सिल्ट आपकी क्या है, सिल्ट की अगर बात करेंगे तो सिल्ट और क्ले, ये मुख्य रूप से आपकी आग्नेय चट्टान होती है। ये जो क्ले स्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगी, उनमें चट्टान स्टोन हो जाएंगी, ये कायंत अपसादी चट्टानों के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दो चट्टानें आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, एक है आग्नेय, एक है अपसादी। अब दूसरी चट्टान है कायांतर, जिसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। कायांतर चट्टान या रूपांतर चट्टान, ध्यान रखना, इन चट्टानों में तापमान या दबाव की वजह से चट्टानों का विघटन नहीं होता। विघटन हो जाएगी तो अपसादी बदल जाएगी। ध्यान रखना, विघटन के बिना भौतिक या रासायनिक विशेषताएं परिवर्तन हो जाती है। इसमें तापमान या कोई चट्टान आपने, कोई चीज़ आपने रखी है, रखने के बाद आपको पता है कि उस पर दाब पड़ता है, तापमान पड़ता है, टूटेगी नहीं, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा, उसके गुण बदल जाएंगे, उसकी रूपरेखाएं बदल जाएंगी। तो इसलिए बोला जाता है कि कायांतर चट्टानें वो चट्टानें होती है, वो अपसादी भी हो सकती है, वो आग्नेय भी हो सकती है, जो बिना किसी विघटन और वियोजन के अपने रूप को बदल देती है, अपने गुण धर्म को बदल देती है। उन्हें बोलते हैं हम कायांतर चट्टानें। ये रूपांतरण की किसी भी चट्टान हो सकती है, रूपांतर चट्टान कहलाती है। चट्टान सर्वाधिक कठोर होती है, क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर या इसका बहुत सारी चीज़ें, उनकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इनको बोलते हैं मोहे, इनकी जो कठोरता है उसको मोहे पर माना जाता है। और कायांतर चट्टानें सबसे ज़्यादा कठोर होंगी, क्योंकि ये किसी टेम्परेचर, किसी दबाव, उसकी वजह से कन्वर्ट होंगी, टूटेंगी नहीं, कन्वर्ट होंगी। जैसे कोई मान लें आपने कोई पत्थर देखा है, उसमें तापमान पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, कोई चट्टान देखिए तो बहुत अलग मजबूत टाइप में हो जाएगी, उसकी गुणधर्म बदल जाएंगे, उनको बोलते हैं कायांतर चट्टान। जैसे चूना पत्थर से संगमर बनते हैं, डालोमाइट से भी संगमर बनते हैं, सेल से भी आपकी सिलेट बनती है, सिलेट से आपको फाइलेट बनता है। ये सारी क्या है, कायांतर चट्टान। तो कायांतर चट्टान की अगर प्रोसेस हमने समझी तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर वह प्रोसीजर है जिसमें भौतिक और रासायनिक कारकों की वजह से उसके कुछ गुणधर्म चेंज होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, रूपांतरण जब तापमान कारक की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं तापीय रूपांतरण, और रूपांतर इसे अब इसका संपर्क रूपांतरण भी कहा जाता है। और जब रूपांतर दबाव की वजह से होता है तो इसको बोलते हैं प्रादेशिक रूपांतरण। तो रूपांतरण के अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आपको पता है। अब देखो सेल चक्र को देखो, ये सेल चक्र कैसे बनता है। सबसे पहले आग्नेय चट्टान आती है। अब आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है आग्नेय चट्टानें बनती है लावा से। तो मान लें कोई पहले चट्टानें पड़ी हुई पुरानी, जैसे मान लीजिए अपसादी चट्टानें पड़ी हुई थी, तो इससे अगर आग्नेय चट्टानें बनानी है तो लावा से बनेगी। और लावा कैसे बनता है, आपका टेम्परेचर हो ज़्यादा, प्रेशर हो कम, तब आपके लावा का निर्माण होता है। तो अपसादी से अगर आग्नेय चट्टानें बनानी है तो हमें प्रोसेस क्या होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लावा मतलब उसका प्रेशर होगा कम, तो इससे लावा का निर्माण होगा, उससे आग्नेय चट्टान बने। समझ गए। दूसरा, अगर इसी आग्नेय चट्टाने से अपसादी चट्टानें बनेगी, कैसे, अपर्दन और अपक्षय से। इसको अनाच्छादन बोलते हैं, अपर्दन और अपक्षय की जो जॉइंट प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं अनाच्छादन। तो आग्नेय से अपसादी चट्टान कैसे बनी, अपर्दन और अपक्षय से। ठीक है। इसी प्रकार रूपांतरित चट्टानों से अपसादी चट्टान कैसे बनेगी, अपर्दन और अपक्षय से। लेकिन रूपांतरित अपसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें कैसे बनेंगी, टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, तो उसका भौतिक और रासायनिक कारक बदल जाएंगे, तो इससे रूपांतर चट्टानें बन जाएंगी। इसी प्रकार आग्नेय चट्टानों से रूपांतर चट्टानें कैसे बनेंगी, टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, तो उसके भौतिक और रासायनिक कारक बदल जाएंगे, उससे ये हो जाएगा। और रूपांतर चट्टानों से आग्नेय चट्टानें लावा के माध्यम से, और लावा में क्या होगा, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। तो इस प्रकार से सेल चक्र चलता रहता है, और इसे बोलते हैं सेल चक्र। ये सेल चक्र को समझ जाना, यही आपका पूरा है, और ये विशेषताएं होगी आपकी। तो चट्टानों को लेकर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आओ, आपको विशेषताएं, आपको इनके निर्माण की प्रोसेस अगर पता है तो आप अच्छे से इसका सवाल कर सकते हैं। अगर आपसे अपसादी पूछिए तो एक चित्र आपको इसकी प्रोसेस का बना देना है, एक चित्र आपको इसकी प्रोसेस का बना देना है, तो उससे आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा यह है कि चट्टानों का महत्व क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात धात्विक खनिज।
पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे? आग्नेय चट्टान। क्यों? ज्वालामुखी से निर्मित होती है। देखो, अगर आपको उसकी प्रोसेस पता है, इसकी सारी विशेषताएं पता है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी में किसी नोट्स में हम रटने बैठ जाएंगे, आग्नेय चट्टानों में ज्वालामुखी से निर्मित होती है, ज्वालामुखी से निर्मित होती है, इसमें ये चट्टान, ये उसमें खनिज तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें खनिज तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे रटेंगे। अदरवाइज अगर आपने समझ के पढ़ा है, रटने की कोई दिक्कत नहीं। इतना पता होना चाहिए कि आग्नेय चट्टानें हैं वो ज्वालामुखी से निर्मित होती है, अर्थात इसमें खनिज ज़्यादा पाए जाएंगे, इसमें परत नहीं होगी, इसमें रेवे होंगे, इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, इसमें अम्लता का तत्व पाया जाता है। मतलब इस आधार पर आपको अपने आप उसकी विशेषताएं मिल जाएंगी, अपने आप उसको डिफाइन कर दोगे, और अपने आप ही अगर आपने समझ के पढ़ा है तो क्वेश्चन प्री में कितना ही घूम के आओ, आप उसको इजीली सॉल्व कर देंगे। समझ के पढ़ा है तो, रट के पढ़ा है तो ये याद नहीं हो पाएंगे। जीवाश्म ईंधनों की प्राप्ति किस में होंगी? अपसादी चट्टानों में। कीमती रत्न किस में होंगे? कायांतित चट्टानों में, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर प्रेशर की वजह से वो बहुत ज़्यादा भौतिक रासायनिक क्रियाएं होंगी, तब जाके कोई तत्व बनता है। मृदा का निर्माण में सहायक होती है ऑब्वियसली चट्टान अपादन अपक्षय के माध्यम से, और ऊपरी सतह मृदा का निर्माण करती है जो जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए काम होती है। वस्तुओं का आधार, आपको पता है चट्टानों से हम पेड़ मकान बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अवसंरचना करनी चट्टानें, भवन निर्माण की सामग्री चट्टानें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चट्टानें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हर क्षेत्र में हमारे लिए रोल निभा सकती है। तो ये थी दोस्तों हमारे चट्टानों का स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, उसको हम डिस्कस, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को देखते हैं हम कि ये क्या है, भूकल्पनिक संरचना क्या है, प्रक्रिया, प्रमाण, थोड़ी चीज़ें इनको देख लेते हैं, कई बार पूछा जाना है। देखो, ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले ये माना जाता था कि जो पूरी पृथ्वी सौरमंडल से निर्मित हुई तो उसमें पृथ्वी इस तरीके से थी, एक तरह से, ठीक है ना, और ये वाला क्षेत्र है इसका, ये पूरा स्थल भाग था और ये पूरा जलीय भाग था। जो स्थल भाग बोला था उसको बोला गया था पेंजिया। दोस्तों, ये महाद्वीपीय विस्थापन है, वो सिद्धांत वेगनर ने दिया है, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ ध्यान रखना, ये स्थल भाग है, ये पेंजिया बोला गया था, और जलीय भाग है, इस पूरा को पैंथलासा बोला गया था। और थोड़ी सी इन दोनों के बीच में एक तैतिस सागर था, जिसे भूसन्निधि छिछला क्षेत्र था सखर, इसको तैतिस संगति बोला गया। बाद में इसी पेंजिया का डिवाइडेशन होता है और ये अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से निर्मित होती है, और इसका माध्यम से आपकी वर्तमान जो स्थिति है वो निर्मित हो जाती है। तो अगर सबसे पहले सिद्धांत को दिया था वेगनर महोदय ने, लेकिन वेगनर ने सिद्धांत को देने से पहले 2-3 कंडीशंस रखी। ये देखो, पृथ्वी 3 सतहों से मिलकर बनी होती है, सियाल, सीमा और नीफे, या हम कह सकते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनसे मिलकर बनी होती है। यानी कि सियाल, सीमा, नीफे या क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो उसमें बोला गया कि सियाल जो पृथ्वी महाद्वीप है, जो क्रस्ट है ऊपरी भाग, और सीमा जो महासागर है, महासागर सीमा से मिलकर बने हुए, दुर्लभ मंडल से मिलकर बने हुए, यानी कि महाद्वीप है वो महासागरों के ऊपर तैरते हैं। और कार्बोनिफेरस तक सभी महाद्वीप आपस में पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। ये वाला जो पूरा है, ये कार्बोनिफेरस तक का स्ट्रक्चर है पृथ्वी का, कार्बोनिफेरस काल है उस तक का ये स्ट्रक्चर है पृथ्वी का, तो यहाँ तक ये जुड़े हुए थे। पेंजिया के चारों तरफ पैंथालासा, यानी कि ये जल है पूरा, ये पैंथालासा कहा गया। उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर वेगनर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और बोला कि कार्बोनिफेरस तक कोई दिक्कत नहीं थी। स्थल भाग है वो आपका पेंजिया, और जल भाग है पैंथालासा के रूप में था, और इन दोनों के बीच में भू संगति। लेकिन बाद में पेंजिया का विखंडन हुआ गोंडवाना काल में। पेंजिया है उसका विखंडन हुआ बाद में कार्बोनिफेरस के काल में, और इसका विखंडन होकर के 2 भागों में बट गया। ये पेंजिया विखंडन हुआ, 2 भागों में बट गया। उत्तरी भाग को बोला गया अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, और दक्षिणी भाग को बोला गया आपका गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग है उसको आपका गोंडवाना लैंड बोला गया। और इस तरीके से आपकी भूसन्निधि बीच में, इन दोनों के बीच में रह गई भूसन्निधि, उसे तैतिस सागर बोला। विखंडन के उपरांत गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये दोनों जो है ये आपस में फिर टूटे। और टूट के कैसे हुए कि इस अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का निर्माण हुआ, और गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, इनका निर्माण हुआ। यानी कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले ज़्यादातर चीज़ों का इनका इससे निर्माण हुआ, उत्तरी गोलार्ध वाली चीज़ों का इससे निर्माण हुआ। किससे? अंगारा लैंड से। इनका इस तरीके से निर्माण हुआ, और इसके पश्चात इन स्थलीय भागों को अलग अलग दिशाओं में विस्थापन हो। ध्यान रखना, ये जो स्थलीय दिशाएं हैं वो अलग अलग दिशाओं में विस्थापित हुई। इसको अगर हम छोटा सा एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इससे समझो, पहले सबसे पहले ऐसे थे स्थल भाग दोनों, ये पूरा पेंजिया और पूरा जल है, ये पैंथालासा कहा गया। कार्बोनिफेरस काल के बाद में ये पेंजिया टूटा, ऊपर वाला लॉरेंसिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड खाने लगा। फिर उसके बाद ध्यान रखना, ऊपर वाले से ये यूरेशिया बना, और नीचे वाले से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका बनी। फिर बाद में जब ये आगे बढ़े, बाद में ध्यान रखना इन्होंने 2 तरह से बलों का प्रवेश किया। एक बल इसका उत्तरी गोलार्ध की ओर लगा, उत्तरी, और एक पश्चिम की ओर।
ठीक है ना, ये 2 बल लगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अब देखो यहाँ से उत्तरी और पश्चिमी दिशाओं में बल किया। अब देखो ये जो अफ्रीका, जैसे ये इसे टूट के इंडिया है, ये उत्तर की ओर चला गया इधर, ये जो अफ्रीका से इधर साउथ अमेरिका पश्चिम की ओर चला गया। तो उन्होंने 2 दिशाओं में गति करी, अलग अलग दिशाओं में, और अलग अलग उत्तरी दिशा में और गति करने का मेन कारण था ध्रुवीय उत्प्लावन बल, और पश्चिम की ओर गति करने का कारण था चंद्रमा का ज्वारीय बल। इन दोनों बलों की वजह से ये इन्होंने अपनी दिशाएं चेंज की और इस तरीके से इन्होंने अपना वर्तमान रूप लिया। इस तरीके से इन्होंने वर्तमान रूप लिया। आज आप देख सकते हो किस तरीके से आपकी पृथ्वी है वो इस तरीके से है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से बेसिकली महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है, इसका दिया था। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत जब इन्होंने दिया आपके इसने, तो इन्होंने इसके संदर्भ में कई वो दिए थे, कई मुख्य रूप से सिद्धांत वो दिए थे कि भाई हम किस तरीके से इसका प्रूफ दिए थे, साक्ष्य दिए थे कि क्या क्या साक्ष्यों के आधार पर ये किस तरीके से इन्होंने बताया है वैगनर महोदय ने। तो वैगनर महोदय ने सबसे पहले साक्ष्य दिया कि जिग्सॉ फिक्स। इसने बोला कि यदि हम अफ्रीका के पश्चिमी तट, क्योंकि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक ही पार्ट से बने हुए हैं, जब ये दोनों अलग हुए तो अगर इन दोनों की स्ट्रक्चर को अगर हम आज मिलाएं तो फिट बैठ जाते हैं। तो इसने बोला है कि यदि अफ्रीका के पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को आपस में मिलाया जाए तो वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ये दे रखा है, जैसे कि ये है आपका दक्षिण अमेरिका का तट और ये है आपका अफ्रीका का तट। अब इन दोनों को मिला, दोनों एक जैसे मिल रहे नहीं रहे, ऐसे बोलते हैं जिग्सॉ फिक्स। तो इसके माध्यम से इन्होंने सिद्ध किया कि ये एक टाइम पर एक ही पार्ट के हिस्सा रहते, जिसे हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। दूसरा, चट्टाने संगठन उनकी संरचना। ये बोला गया कि जैसे ये अफ्रीका की ये चट्टाने हैं ये, और अमेरिका ये जो अफ्रीका की चट्टाने और अफ्रीका की ये चट्टाने, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, जबकि दोनों बहुत दूर है, दोनों की लोकेशन बहुत दूर है। इसका मतलब यह है कि किसी टाइम पर दोनों एक साथ रहे होंगे। तीसरा, पुरा जलवायु के परिणाम। पुरा जलवायु परिणाम का मतलब है, प्रमाण का मतलब कि मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे गर्म क्षेत्रों में भी आज हिमालयी निक्षेपण पाए जाते हैं। तो इस बात का संकेत है कि किसी टाइम पर ये अंटार्कटिका वाले क्षेत्र या कम तापमान वाले क्षेत्र में होंगे और उन्होंने गति की होगी और आज इन क्षेत्रों में आ गए। तो इससे यही अनुमान लगाया। जीवाश्म संबंधी पर्यावरण, जो मेसोसोरस और ग्लासियस, ये जो जीवाश्म है, अब आपको पता है जीवाश्म किसी स्पेशल जलवायु में, स्पेशल क्षेत्र में पाए जाएंगे, लेकिन अगर हम इस आधार पर देखें तो ये सारे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। अर्थात ये पूरा जो पार्ट है ये किसका है, अंगारा, गोंडवाना लैंड का। तो एक ही समय एक ही चीज़ का हिस्सा रहे होंगे। इसलिए आप देख सकते हो कि जैसे जीवाश्म, ये देखो ये पूरा जलवायु प्रूफ, ये जो जीव यहाँ पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है, अर्थात किसी टाइम पर एक ही पार्ट का हिस्सा है। इस आधार पर वैगनर महोदय ने सिद्ध करना चाहा कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, उसने प्रूफ देना चाहा कि महाद्वीपीय पहले एक ही पार्ट थे, बाद में ये विघटन और वियोजित हो गए और इनकी दिशाएं चेंज हुई और आज का रूप इन्होंने लिया है। तो वैगनर ने, चूंकि जर्मनी के थे, वैगनर ने सिद्धांत प्रस्तुत किया और वैगनर का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय रहा। लेकिन इसकी आलोचना यह है कि एक तो सबसे पहले वैगनर ये बताने में असफल हो गया कि विघटन कार्बोनिफरस काल में ही क्यों हुआ, इससे पहले या बाद में क्यों नहीं हुआ। दूसरा, विस्थापन में जो बल बताए गए कि चंद्रमा का बल, क्या आपको लगता है इतना बड़े विशाल महाद्वीप को कोई चंद्रमा का बल आकर्षित कर सकता है? इसलिए इस पर एक डाउट है। दूसरा, महाद्वीपों को आपस में मिलाए तो पूर्णतः सेट नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि जब ये वैगनर महोदय सिद्धांत दे रहे थे उस समय दुनिया में ब्रिटेन का ज़्यादा प्रभाव था और वैगनर महोदय जर्मनी के थे। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि वैगनर महोदय का सिद्धांत लोकप्रिय हो और जर्मन आगे बढ़े, इसलिए ब्रिटेन ने इसको दबा दिया। इसकी वजह से भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया था। लेकिन कहीं ना कहीं वैगनर का सिद्धांत काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी चीज़ों को समझने में। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, वैगनर ने किस तरीके से उसको जस्टिफाई किया और वैगनर ने इस तरीके से किस तरीके से वर्तमान चीज़ें बताई, तो चित्रों के माध्यम से आपको मैपिंग में जरूर बताना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है। ठीक है, इस तरीके से ये एक चीज़ है जो आपको करनी है। अगला हमारा जो, अगर हम बात करें, अगला है भूगर्भिक संचलन। यानी कि अगर हम बात करें तो ये बात सही है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार के संचलन होते हैं और संचलन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कुछ स्थलाकृतियाँ टूटती हैं, कुछ बनती हैं, अलग अलग संचलन से वो हम जानेंगे। लेकिन संचलन दो आधार, सबसे पहले देखते हैं कि इसके बल के आधार पर संचलन होता है। अब हम स्रोत के आधार पर देखेंगे कि बल दो दिशा में लगता है, एक तो आंतरिक शक्ति से उत्पन्न बल, एक बाह्य शक्ति से। क्योंकि संचलन किससे उत्पन्न होगा, किसी बल से उत्पन्न होगा। और बल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो किसी आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में कोई बल लगा हो उससे उत्पन्न हुआ, या पृथ्वी के बाह्य क्षेत्र में जो बल लगा हो उससे उत्पन्न हुआ। इसके आधार पर हम इसका विभाजन है उसको देखते हैं। आंतरिक क्षेत्र में उत्पन्न बल की वजह से अगर कोई विचलन उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं अंतर्जात बल। ये अंतर्जातीय बल कहलाते हैं और ये बरीय जातीय बल होता है। ये विषम मूलक बल कहलाता है, क्योंकि या तो ये पर्वत का निर्माण करेंगे या घाटी का निर्माण करेंगे।
विचलन के माध्यम से। या तो इनका ऊर्ध्वाधर होगा या क्षैतिज, लेकिन इससे जितने भी पर्वत पहाड़ जितनी भी घाटियाँ बनती है वो सभी इनसे बनेंगे। और ये बल होते हैं बाह्य बल होते हैं समतामूलक बल, जैसे अपर्दन अपक्ष अंचलन। ये क्या करते हैं कि अगर ऊंची चट्टान है इसको तोड़ करके और नीचे क्षेत्र में निक्षालन करेंगे तो चट्टानों की समानता स्थापित करते हैं, इसलिए इनको समतामूलक बल बोला गया। जैसे अभी हमने देखा है इसमें कि अपसादी चट्टानों से जो आग्नेय चट्टानों से अपसादी चट्टान बनती है तो ऊंची वाली चट्टान को तोड़ते हुए निचले वाले क्षेत्र में उसको जमा देती है। यहाँ तोड़ती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम अपक्ष। बहाकर ले जाती है, इसको बोलते हैं अपर्दन। और यहाँ आके जमा देती है, इसको बोलते हैं निक्षेपण। तो ये जो प्रोसेस है ये बाह्य बल अपर्दन अपक्ष निश्चालन, ये बाह्य बल होते हैं जो पृथ्वी के पूरे स्ट्रक्चर की समानता स्थापित करने में कोशिश करते हैं। और ये क्या करते हैं, विषमता फैलाते हैं। या तो पर्वत का निर्माण हो जाएगा, चट्टान का निर्माण हो जाएगा, घाटी का निर्माण हो जाएगा, तो इनको बोलते हैं हम विषम मूलक बल। ठीक है ना, ये विषम मूलक बल है सब। अब इनको तो हमने पढ़ लिया, इनको आगे पढ़ लेंगे हम। इनको पढ़ते हैं कि विषमता मूलक तब है जो विषम मूलक जो आपके बल हैं इनकी तीव्रता के आधार पर इनको भी दो भागों में बांट दें। एक तो कम तीव्रता वाले बल और एक अधिक तीव्रता वाले। कम तीव्रता वाले बल ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनको बोलते हैं पटल विरूपण बल, यानी कि इनको महसूस नहीं कर सकते और लेकिन इनका प्रभाव दीर्घकालीन होता है, लॉन्ग टाइम तक इसका प्रभाव पड़ता रहता है। इसके बाद कुछ बल होते हैं अधिक तीव्रता वाले बल। ये आकस्मिक संचलन होते हैं, लेकिन महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे भूकंप एक मिनट के लिए भी अगर आ जाए तो पूरी तबाही करके चला जाता है, हमें फील करवा के चला जाता है। 10 सेकंड के लिए भी आता है तो हमें फील करवा के लगता है, बहुत तेज तीव्रता के साथ आएगा, कुछ चीज़ें तोड़ जाएगा। इसी प्रकार ज्वालामुखी होगा, विस्फोट होगा, उसके माध्यम से भी हम बहुत सारे, तो इसलिए अधिक तीव्रता वाले बल है ये, लेकिन इनका प्रभाव अल्प टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं इस तरीके से। अब ये भूकंप और ज्वालामुखी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो स्ट्रक्चर को समझो पूरा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भूगर्भीय संचलन। अब भूगर्भीय संचलन किसकी वजह से होगी, बल से होगी। भूगर्भीय संचलन में या तो स्थलों का निर्माण होगा या एक स्थल का विघटन होगा। अब इसमें हम देखते हैं आंतरिक माध्यम बाह्य माध्यम। आंतरिक में देखेंगे कम तीव्रता अधिक तीव्रता वाले, और इनको हम बाद में देखेंगे, इनको बाद में देखेंगे, ठीक है, इनको भी बाद में देखेंगे। अब आते हैं सबसे पहले कम तीव्रता वालों पे। कम तीव्रता में एक होता है विवर्तनिकी, एक होता है समस्थिक, एक होता है सुस्थिक। विवर्ती को बोलते हैं टेक्नोटिक, यानी कि इसकी वजह से स्थल रूपों का निर्माण होता है, यानी कोई स्थल रूप बनेगा, पर्वत पहाड़ बनेंगे। समस्थिक में क्या होता है कि उनको समतल किया जाता है, जैसे इस बार ऐसे होगा तो अगली बार ऐसे हो जाएगा, एक तरह से बैलेंस समतल हो जाएगा। किसका, स्थल रूपों का। तो स्थल रूपों का जो समान हो जाता है उनकी समतल, उसको बोलते हैं आइसोस्टेर। और एक तरह सुस्थिक, ये सागरीय जल में संतुलन के लिए काम आते हैं। सागरीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र, ये होते हैं स्थलीय क्षेत्र के, ये होता है सागरीय क्षेत्र का, ठीक है। अभी जो विवर्तनिकी है इनको भी हम दिशा के आधार पर बांटते हैं, दिशा के आधार पर, इनको भी दिशा के आधार पर ऊर्ध्वाधर दिशा में बनने लगने वाले या तो यूं, और क्षैतिज बलों से निर्माण होता है हमारा पर्वत निर्माण, और ऊर्ध्वाधर से निर्माण होता है हमारे महाद्वीपों का, जिसको बोलते हैं, अगर महादेव जनक बोल देंगे, महादेव जनक तो ऊपर की ओर लगने वाले नीचे की ओर वाले, क्योंकि ये तो दो ही तरह, ऊर्ध्वाधर दो ही चीज़ में हो सकता है, या तो ऊपर जाएगा या कोई चीज़ नीचे हो जाएगी। इसमें या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, इसमें इस तरीके से होता है, या तो अभी केंद्र होगा या अपकेंद्र होगा, या तो अभिसरण होगा या अपसरण होगा। और इसमें क्या होगा ऊर्ध्वाधर वाले में, या तो यूँ जाएगी कोई चीज़ या नीचे जाएगी। ऊपर की ओर लगने वाले बल जो ऊपर की ओर लगते हैं, जिनसे ऊपर चट्टानों वट्टानों का निर्माण होता है। नीचे की ओर जो नीचे की ओर जाते हैं धंसते हैं, जिनमें भूस्खलन अपतलन होता है। देखो प्रोसेस समझो, इस महादेश जनक बल के अंतर्गत अगर हम देखें ऊपर वाले बल, इनसे उत्थान यानी भूमि का ऊपर की ओर उठना, स्थल भाग का ऊपर की ओर उठना, उसको बोलते हैं उत्थान, अपलिफ्टिंग। और समुद्र भाग का ऊपर की ओर उठना, इसको बोलते हैं इमर्जेंस, निर्गमन। ये चीज़ जानेगा। इसी प्रकार नीचे की ओर जाने में अगर भूमि का कोई क्षेत्र धंस जाता है उसको बोलते हैं सब्सिडेंसी यानी अपतलन, और जल का कोई नीचे छत धंस जाता है उसको बोलते हैं सबमर्जिंग, निमज्जन। यानी कई बार देखा होगा जल में मिल गया पूरी जमीन तो निमज्जन हो गई उसकी पूरी जमीन। तो भूमि का सागरीय भाग अगर धंस जाता है, सागरीय भाग अगर धंस जाएगा उसको बोलेंगे निमज्जन। इस तरीके से इनको हम महादेश जनक बलों को पढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ये क्षैतिज बल, जिनको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। अगर पर्वत निर्माणकारी में दो प्रकार के बल होते हैं, संपीड़ित यानी कि एक दूसरे को आ जाएंगे, जैसे कंप्रेशन हो जाएगा, और तनाव मूलक एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे। जैसे कोई चट्टान है, मान लें
ये बल लग रहा है, अगर कोई चट्टान है जिसमें दो चट्टान, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो इससे क्या होगा, अगर हम बात करें इससे, एक चट्टान है, ये चट्टान है और इसमें दो बल लग रहे हैं, एक इधर से लग रहा है एक इधर से, तो इससे इस चट्टान का बल पड़ जाएगा ऐसे। अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं, इसमें एक चित्र के माध्यम से मैं हाथ के सहारे से दिखाता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा ऑन कर देता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है कि जो आपके संपीड़क बल है, संपीड़क बल में कोई चीज़ यूँ आती है। अगर आपने कभी दिया हो कोई चीज़, आपने जैसे कोई ऐसी रस्सी ली हो जिसमें, मतलब रस्सी नहीं, जैसे एक चीज़ आपने लिया, कोई पेड़ का तना लिया है या पेड़ की कोई उसकी वो लिए, और जैसे ये कोई चीज़ मान लें, अब ये कोई रस्सी है, अब इसको हम दोनों तरफ से इसका बल ऐसे लगेगा तो ऐसे हो जाएगा, देखिए ये, तो ये है कौन सा आपका संपीड़क बल। अब इससे ऊपर वाला हिस्सा है, इस बल बोलेंगे हम अपनति, और इसमें जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको वायर के माध्यम से, इसको बोलेंगे अविनति। तो इस तरीके से संपीड़क बल काम करेगा ऐसे, ठीक है ना। तनाव मूलक में क्या है कि मान लो मैं दोनों को अपोजिट दिशा में लगाऊंगा तो टूट जाएगा, कोई चीज़ टूट जाएगी, जैसे टूटेगी तो बीच वाला हिस्सा घाटी का रूप ले लेगा और ऊंचा उठा हुआ वाला पर्वत का रूप ले लेगा, उसको बोलेंगे हम तनाव मूलक बल। तो इसको आप समझ लेना थोड़ा सा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर हम आगे देखें इसमें, तो तनाव मूलक में ऐसे होगा, ये आपकी बलें पड़ जाएंगी, और संपीड़क में क्या होगा, संपीड़क में ये बलें पड़ जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से बल लगेगा, खिंच जाएगा, ये इधर इसमें टूट जाएगा। टूटने की वजह से जो बीच में चट्टानें पड़ेंगी इनको बोलेंगे भ्रंश, तो इनसे भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा। और ऊंचे उठे हुए ये क्षेत्र है, इसको बोलेंगे पर्वत, क्योंकि नीचे वाला क्षेत्र घाटी, ऊपर वाला पर्वत, तो भ्रंश पर्वत। तो तनाव मूलक की वजह से भ्रंश पर्वतों का और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, और संपीड़न की वजह से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। और हिमालय क्या है, बलित पर्वत है, क्योंकि हिमालय में ध्यान रखना ये अभिसरण हुआ था, और अभिसरण कौन से, ये है आपकी इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन, दोनों का अभिसरण हुआ, अभिसरण से एक चीज़ ऊपर चली गई ऐसे, तो ऐसे बलित पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बल्ला नहीं, ये पढ़ो तो शायद छोड़ दो, ये नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन इन बलन में अगर ध्यान रखें, संपीड़न बल की वजह से जो बल लगता है, इसमें क्या है, जैसे बल लगा, अब इस बल की वजह से अगर कोई चीज़ ऐसे बनी, अब ये टूट गई, अगर कुछ चीज़ें टूट जाती है और कुछ अब अलग अलग स्तर पर चल जाती है, तो ये ध्यान रखना, जब बल लगा, ये छोटे छोटे ग्रीवा खंड बनते हैं, इसके जो ये बले होते हैं ये ग्रीवा खंड होते हैं, और यदि अपने स्थान पर रहते हैं तो इनको स्थानिक ग्रीवा खंड, और ये अपने स्थान से दूर चले जाते हैं तो इनको हम बाह्य स्थानिक ग्रीवा खंड बोलते हैं। तो इससे मुख्य रूप से आपने देखा होगा जिनको नेपे बोलते हैं इंग्लिश में, तो अल्मोड़ा नेपे, कश्मीरी नेपे, इस क्यों, क्योंकि बलित पर्वत से बना है। हिमालय में जो जितने भी हिमालय में नेपे पाए जाते हैं उसी की वजह से पाए जाते हैं, क्योंकि हिमालय बलित पर्वतों से बना है। अब देखो ऐसे बना है, ये आया था, इससे ऐसे हो गया, अब ये वाला टूट के चला गया अलग जगह, ये वाला अलग जगह चला गया, तो इससे बले बन गए, और इन्हीं बले को बोलते हैं हम नेप्रे, इंग्लिश में बोलते हैं नेप्रे। इसलिए जैसे आपने देखो हिमालय में अलग अलग नेप्रे पाए जाते हैं, जैसे अल्मोड़ा नेप्रे, कश्मीर नेप्रे, ये बलित पर्वत के भाग है, क्योंकि संपीड़न बल की वजह से उनका अभिसरण होता है और बलित पर्वत का निर्माण होता है। दूसरा है तनाव मूलक बल, जैसे आपने देखा होगा ये कोई है तनाव चट्टान है, अब चट्टान में ये अपोजिट साइड में बल लग रहा है, ये अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में बल लगने की वजह से ये चट्टान का ये हिस्सा टूट गया, तो ये चला गया आपके नीचे और ये दोनों हिस्से रह गए आपके ऊपर, तो नीचे चला गया, इसको तो बोला गया भ्रंश, और ये बराबर वाला हिस्सा ये भ्रंश, और नीचे वाला जो गहराई वाला हिस्सा है इसको बोला गया भ्रंश घाटी, और इनको ये ऊपर उसे उठे हिस्से इनको बोला गया भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। जैसे तनाव मूलक बल के कारण स्थल खंड का कोई भाग नीचे की ओर धंस जाता है, और धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी कहलाती है, जिसे ग्रेवन घाटी कहता है, और जिस भाग का ऊंचा होता है ऐसे बिलिक पर्वत। जैसे बात में सतपुड़ पर्वत है, अगर आपने सतपुड़ और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी होंगी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में आपने देखा होगा, इनके बीच में नर्मदा नदी भी प्रवाहित होती है, क्यों, क्योंकि ये घाटी का निर्माण होती है। ये दोनों एकदम से पहले एक ही था, लेकिन इधर इसने संपीड़न बल लगाया, इधर इसने संपीड़न बल लगाया, बीच में घाटी का निर्माण हो गया, कौन सा, नर्मदा घाटी, इधर विंध्याचल, इधर सतपुड़ा। तो इस तरीके से आपका ये घाटी का निर्माण होता है। इसी प्रकार अमेरिका का सियरा नवादा जो ब्लॉक पर्वत है वो किसका है, तनाव मूलक बल। तो ध्यान रखना, अगर कोई ब्लॉक पर्वत बन रहा है तो उसके पीछे कारण क्या था वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली चीज़ें थी जो आपको अच्छे से पता थी, ठीक है ना। बलित पर्वतों की जो शीर्ष है अपेक्षाकृत ऑब्वियसली इनके सतह निर्मित होते हैं। तो ये था, अगला है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी तक यही जानते हैं कि किस तरीके से बल लगते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आगे पढ़ेंगे, और आज ही हम अगले लेक्चर में आपको कोशिश करेंगे कि इसके जो आपका जियोलॉजी वाला पार्ट है उसको ख़त्म कर देंगे। अभी तक हमने इसमें चट्टानें देखी, पृथ्वी का कालक्रम देखा,
पृथ्वी की उत्पत्ति, इसको समझने के कारक देखे, इसके अलावा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा, तो काफ़ी हद तक हम पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे और जल्दी ही इसको आगे से करेंगे। और भूकंप की बेसिकली देखा, लेकिन भूकंप हमने बेसिकली देखा है, भूकंप को और आगे थोड़ा देखेंगे, ज्वालामुखी को भी थोड़ा और आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम जो कारक पढ़ रहे थे इसमें ये जो पूरा है, तो इसमें ये वाला पार्ट आगे आगे पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा जैसे बता दिया एक बार तो मैंने, लेकिन फिर भी एक बार और आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये वाला पार्ट भी हम आगे पढ़ेंगे ज्वालामुखी की, और ये अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से करेंगे और एक एक चीज़ को समझना है। इसके बाद आपको क्या करना है, किताब का यूज करना है और उसके तरीके से आपको एक बार समझना है। अगर किताब साथ में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी, और नोट्सों को हमारे को हेल्प लेना ये वीडियो के माध्यम से। ये नोट्स भी उसी नोट्सों का हिस्सा है जो पहले शेयर किए, इसको भी आपको शेयर कर देंगे हम एक बार। तो बात तो वही है सेम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ है उसको अच्छे से पढ़ें। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है उसको ज़रूर पूछें। आप सभी से हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपके ज़रूर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।